हेलो एवरीवन, माय नेम इज हारिस चाउस। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का लास्ट यूनिट जो है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी एसटीएल। तो सबसे पहले हम इसमें एसटीएल देखेंगे, उसके बाद हम एल्गोरिदम्स और इटरेशंस देखेंगे। तो देखिए, एसटीएल है क्या। एसटीएल एक पावरफुल लाइब्रेरी है जिसके अंदर ऑलरेडी प्री डिफाइंड क्लासेस और फंक्शंस होते हैं ताकि हम प्रोग्रामिंग टास्क हमारे इजी हो जाए, हम इजीली कर पाए। ये रेडीमेड कोड्स होते हैं एल्गोरिदम्स वगैरह को हैंडल करने के लिए। जैसा देखिए, आपने एफडीएस में क्या किया था, स्टैक्स इंप्लीमेंट करना था, लिस्ट्स इंप्लीमेंट करना था। तो सारे ऑपरेशंस हम खुद बना रहे थे कि पुश करना है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा ताकि आपका एलिमेंट वहां से पुश होगा या पॉप होगा। लेकिन एसटीएल के अंदर से क्या होता है, एसटीएल अगर आप यूज करते हो तो जो भी आपको ऑपरेशंस यूज करना है आप डायरेक्टली कर सकते हो। वो आपको बहुत सारे फंक्शंस उसमें मिल जाते हैं ताकि आप स्टैक के अंदर पॉप कर सको, पुश कर सको। इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी उस लाइब्रेरी में प्रेजेंट होता है, आपको फंक्शंस मिल जाते हैं एसटीएल के थ्रू। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल सॉर्ट करना है आपको एलिमेंट्स को, तो सॉर्टिंग एल्गोरिदम आप सेम वही इंटीजर्स को भी लगा सकते हो और अलग डेटा टाइप्स को भी। तो इसके वजह से क्या होता है, जेनेरिक प्रोग्रामिंग आ जाती है। अलग अलग डेटा टाइप्स के लिए अगर आप सेम प्रोग्राम का यूज करते हो तो उसको हम जेनेरिक प्रोग्रामिंग बोलते हैं, जैसा हमने पिछले यूनिट में देखा था। ठीक है, तो एलिमेंट सॉर्ट करना हो गया, कुछ स्टैक बनाना है आपको, कोई एल्गोरिदम बनाना है सर्चिंग का। तो ये सारी चीजें बहुत इजी हो जाती है क्योंकि आप डायरेक्टली फंक्शन का यूज करते हो। बाइनरी सर्च इतना आप फंक्शन यूज कर लेते हो और बाइनरी सर्च हो जाता है वहां पर। की फीचर्स अगर देखें तो वही है, कॉमन एल्गोरिदम्स वगैरह को आप अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हो इसके अंदर। जेनेरिक प्रोग्रामिंग हो जाती है जिसकी वजह से बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स को आप मतलब बना सकते हो सेपरेटली। आपको उनके लिए कोड नहीं लिखना पड़ता, फ्लोट के लिए अलग, इंट के लिए अलग, एक के ही अंदर इजीली पॉसिबल होता है। फोकस ऑन व्हाट ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड, क्या एग्जैक्टली ऑपरेशंस होते हैं उन पे आप फोकस करते हो, ना कि डेटा टाइप पे, क्योंकि डेटा टाइप का कुछ लेना देना नहीं है। जब भी आप चाहो इजीली उन्हें चेंज कर सकते हो। फिर अगर हम बात करें एसटीएल के कंपोनेंट्स की, तो सबसे पहले कंटेनर्स होते हैं, एल्गोरिदम्स और इटरेटर्स। वन बाय वन ये सारी चीजें हम देखेंगे। कंटेनर्स होते क्या है, देखिए, ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो डिजाइन किए जाते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन स्टोर करने के लिए। जैसा आप कई बार इसमें वेक्टर देखोगे या फिर अरे देख लो, अरे के ही अंदर आप क्या दूसरे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन स्टोर कर रहे हो ना, तो वो एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आप कलेक्शन स्टोर करते हो दूसरे ऑब्जेक्ट्स का। ये प्री डिफाइंड फंक्शंस देते हैं हमें। वेक्टर जैसा आप यूज कर रहे हो तो वेक्टर में वीईसी डॉट बिगिन, वेक डॉट बिगिन आप यूज कर रहे हो, मतलब इटरेटर को आप भेज रहे हो स्टार्टिंग पोजीशन पे। वेक डॉट साइज यूज कर सकते हो आप, उसका साइज क्या है, उसके अंदर के एलिमेंट्स कितने हैं पता करने के लिए। तो ऐसे कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस उसमें होते हैं। एग्जांपल्स देखिए, वेक्टर, मैप, क्यू, ये सब कंटेनर्स हैं। इसके बाद देखिए, कंटेनर्स तीन पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं। सबसे पहले होता है सीक्वेंस कंटेनर। अब सीक्वेंस कंटेनर क्या होता है, देखिए, सीक्वेंस कंटेनर वो होता है जो एलिमेंट्स का ऑर्डर एज इट इज स्टोर करता है, जैसा आप देते हो। तो जो भी ऑर्डर आप दोगे एलिमेंट्स का, एज इट इज उसमें स्टोर किया जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, वेक्टर या फिर लिस्ट या फिर डी क्यू, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके। और ये जो है एसोसिएटिव कंटेनर्स, ये क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली जो डेटा दिया जाता है उन्हें सॉर्ट कर लेते हैं। तो सॉर्ट किया हुआ डेटा एसोसिएटिव कंटेनर्स में होता है। इनका एग्जांपल है सेट, मैप। और अगर बात करें हम अनऑर्डर्ड एसोसिएटिव कंटेनर्स की, तो ये हैश टेबल्स वगैरह का यूज करते हैं ताकि फास्ट चीजें हो। एसोसिएटिव में क्या होता है, इसके अंदर डेटा सॉर्टेड रहता है, इसके अंदर डेटा सॉर्टेड नहीं रहता, लेकिन जो काम करने की एफिशिएंसी है वो काफी स्पीड अप हो जाती है आपकी, क्योंकि इसके अंदर हैश टेबल्स वगैरह का यूज किया जाता है। ये एग्जांपल इसका आप यही ले लो, सेट ही आप बोलोगे बस, अनऑर्डर्ड, क्योंकि इसमें चीजें अनऑर्डर्ड है, तो आप अनऑर्डर्ड सेट ले सकते हो एज एन एग्जांपल, या फिर आप अनऑर्डर्ड मैप बोल सकते हो। ये चीजें आपको देखने मिलती है इन तीनों के अंदर। अभी हम बात करते हैं एल्गोरिदम्स के बारे में। तो देखिए, एसटीएल क्या करता है, बहुत सारे फंक्शंस देता है, ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया। अभी एल्गोरिदम्स भी आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे सॉर्टिंग का एल्गोरिदम हो गया, डायरेक्टली आप सॉर्ट फंक्शन का यूज करके सॉर्ट कर सकते हो रिगार्डलेस ऑफ देयर टाइप। ये हर जगह चीज लिखी हुई है कि टाइप का कुछ लेना देना नहीं है, कोई भी टाइप पे आप कर सकते हो। इनिशियलाइज करना है आपको किसी चीज को, सॉर्ट करना है, सर्च करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, ये सब चीजें इजिली पॉसिबल है ड्यू टू द यूज ऑफ एल्गोरिदम्स इन एसटीएल।
क्या करते हैं ये, दे ऑपरेट ऑन अ रेंज ऑफ एलिमेंट्स, मतलब जितने भी आपके वेक्टर के अंदर, अरे के अंदर एलिमेंट्स है, वो सबके ऊपर, जिन्हें सबसेट्स भी कहा जाता है उस कंटेनर के, मतलब अरे हमारा कंटेनर है, उसके अंदर के जो एलिमेंट्स है वो उसके सबसेट्स है, तो ये रेंज पे उनके आप कुछ एल्गोरिदम लगाते हो। एग्जाम्पल एल्गोरिदम्स ये देखिए, सॉर्ट कर देना हो गया, कोई एलिमेंट आपको फाइंड करना है, रिवर्स कर देना है आपको पूरी अरे को या लिस्ट को, या बाइनरी सर्च अप्लाई करना है, तो ये एल्गोरिदम्स आप यूज कर सकते हो। अब देखिए इटरेटर्स। इटरेटर्स क्या होते हैं, ये वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं दैट आर पॉइंटर्स टू एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स को पॉइंट करते हैं विद इन अ कंटेनर। इनके हेल्प से क्या होता है, कई प्रोग्राम्स में आपको इटरेटर्स का यूज करना पड़ेगा फॉर ट्रेवर्सल एंड मैनिपुलेशन ऑफ कंटेनर कंटेंट्स। कोई भी चीज के पास आपको जाना है, उसे एक्सेस करना है, तो आप इटरेटर के हेल्प से कर सकते हो। इटरेटर के हेल्प से हम ट्रेवर्स कर सकते हैं जो भी हमारा कंटेनर है उसके अंदर। इटरेटर्स देखिए, इंक्रीमेंट कर सकते हो आप या डिक्रीमेंट वगैरह कर सकते हो, मतलब इंक्रीमेंट करते हुए आगे भी आ सकते हो, या बैकवर्ड ट्रेवर्सल भी पॉसिबल है बाय डिक्रीमेंटिंग। एंड हाउ इज दैट पॉसिबल, बाय द यूज ऑफ इटरेटर्स। फिर जो अगली चीज है देखिए, एडवांटेजेस ये है कि कोड रीयूजेबिलिटी है। एसटीएल के वजह से क्या है, जेनेरिक प्रोग्रामिंग आपको देखने को मिलती है। तो जेनेरिक प्रोग्रामिंग से क्या होता है कि चीजें आप फिर से यूज कर सकते हो, और डेटा टाइप वहां पे आपको कुछ चेंज नहीं करना पड़ता। और जो दूसरी चीज है कि वो आपका डेवलपमेंट भी सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाइज डेवलपमेंट का मतलब है कि चीजें जो भी है आपको बनाना वगैरह है, कोड आपको करना है, तो वो भी काफी सिंपल हो जाता है यहाँ पे। और एफिशिएंसी की भी अगर हम बात करें तो आपको कोड बार बार नहीं लिखना पड़ता, काफी फास्ट होता है। और इम्प्लीमेंटेशन का भी आपको कुछ काम नहीं है, सिर्फ एक्चुअल में फंक्शन को यूज करना है और आपको चीजें देखने मिलेगी, तो ओवरहेड वगैरह भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलता आपको। फिर अगर हम बात करें कंटेनर्स की, तो ऑब्जेक्ट्स को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो दूसरों का दूसरे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन स्टोर करते हैं। तो कंटेनर्स आर द ऑब्जेक्ट्स दैट होल्ड कलेक्शंस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। जैसा अरे का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप उसमें स्टोर, एक्सेस या मैनिपुलेट जो करना है वो कर सकते हो। अगली अगर हम बात करें तो वही है टाइप्स ऑफ कंटेनर्स। अभी वन बाय वन हम इनको थोड़ा डेप्थ में देख लेते हैं। तो देखिए, मैंने जैसे कहा था एलिमेंट्स लीनियर ऑर्डर में या फिर इंसर्शन के ऑर्डर में स्टोर होते हैं। जैसा आप एलिमेंट्स को देते हो एज इट इज वो वैसा स्टोर होते हैं उसके अंदर। एग्जाम्पल्स देख लो, वेक्टर, अरे, लिस्ट, डीक्यू, फॉरवर्ड लिस्ट, ये सब डायरेक्टली इंसर्शन पे काम करते हैं। मेंटेन द इंसर्शन ऑर्डर। सपोर्ट एफिशिएंट ट्रैवर्सल, जो भी ट्रैवर्स आपको करना है, चीजें इजीली आप कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। कॉमनली ये डायनामिक अरेज के लिए यूज किए जाते हैं। डायनामिक अरेज क्या होते हैं, वो अरेज आई मीन लिस्ट्स वगैरह जिसके अंदर स्टैटिक मेमोरी अलोकेशन नहीं रहता है। आप पहले से मेमोरी अलोकेट नहीं करते हो, बाद में आपको जैसी जरूरत है ऑटोमेटिकली मेमोरी अलोकेट की जा सकती है वहां पर। तो वो केस में आप सीक्वेंस कंटेनर्स का यूज करते हो। एग्जाम्पल याद रख लो बस, वेक्टर, लिस्ट वगैरह। अभी एसोसिएटिव कंटेनर्स जो है, ये क्या करते हैं, जो भी आप डेटा दे रहे हो उनको ऑटोमेटिकली सॉर्ट कर लेते हैं और सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर करते हैं। सेट, मैप, मल्टी सेट, मल्टी मैप, ये उनके कुछ एग्जांपल्स हैं। प्रोवाइड फास्ट रिट्रीवल ऑफ एलिमेंट्स, फास्ट एलिमेंट्स आप रिट्रीव कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ कीज। जो भी एलिमेंट आपको एक्सेस करना है, कीज के हेल्प से आप इजीली रिट्रीव कर सकते हो। ऑटोमेटिक सॉर्टिंग हो जाती है यहाँ पे, जो भी वैल्यूज और कीज दी जाती है, वैल्यूज मतलब जो भी आपके सेट के अंदर वैल्यूज होंगे, नंबर्स, तो वो उनके बेसिस पर, और जो कीज उन्हें दी जाती है कोड के तरफ से, वो और वैल्यूज के हेल्प से आप उन्हें कोड सॉर्ट कर लेता है। एफिशिएंट फॉर टास्क, जिसमें फ्रीक्वेंट लुकअप जरूरी है। मतलब देखिए, इसके अंदर कैसा है, आप अगर बहुत सारी चीजें डिलीट इंसर्ट कर रहे हो तब ये उतना यूजफुल नहीं है, क्योंकि बार बार सॉर्ट करते बैठेगा वो। तो बेसिकली ये तब यूज में आता है जब फ्रीक्वेंट लुकअप्स की आपको जरूरी है, जैसा डिक्शनरीज और सेट्स के अंदर जरूरत होती है। फिर अगर हम बात करें अनऑर्डर्ड एसोसिएटिव कंटेनर्स की, तो ये एलिमेंट्स को स्टोर करता है अनऑर्डर्ड मैनर में। देखिए, पहले जो था एसोसिएटिव, यही सेम एसोसिएटिव है, बट दिस इज अनऑर्डर्ड, जहां पे पोजीशन डिपेंड नहीं करती उनके वैल्यू पर। पहले क्या था, पोजीशन उसके वैल्यू पर डिपेंड करती है, पोजीशन इज डिटरमाइंड बाय इट्स वैल्यू। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करो, देखो एग्जांपल देख लो, अनऑर्डर्ड सेट और अनऑर्डर्ड मल्टीसेट का यहाँ पर एग्जांपल है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जैसा मैंने कहा था, हैश टेबल्स का यहाँ पे यूज होता है, जिसकी वजह से चीजें काफी फास्ट हो जाती है, फास्ट एक्सेस हो जाता है आपको, जितना सॉर्टेड वालों के अंदर आपको उतना फास्ट एक्सेस नहीं देखने को मिलता। एप्लीकेशन में कौन से एप्लीकेशन में यूज किया जाता है, जहाँ पे
फास्ट लुकअप्स जरूरी है, फास्ट लुकअप्स का ही काम है, यहाँ पर ऑर्डर की जरूरत नहीं है। जैसा हमने डिक्शनरी सेट्स में देखा, वहां पे आपको ऑर्डर की भी जरूरत होती है, यहाँ पे ऑर्डर की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको फास्ट काम करवाना है, इसलिए आप हैश टेबल का यूज करते हो और काम फास्ट करवा लेते हो। अगर आप बात करें डिफरेंस की इन दोनों में, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जस्ट एक बार देख लीजिए। तो अगर डेफिनेशन देखें तो ये एलिमेंट्स को एक लीनियर सीक्वेंस में स्टोर करते हैं और ये एलिमेंट्स को एक सॉर्टेड सीक्वेंस में स्टोर करते हैं, इतना याद रखिए बस। और फिर ऑर्डर क्या है एलिमेंट्स का, ये इंसर्शन का एज इट इज ऑर्डर होता है, मतलब जो इंसर्ट किया वो ऑर्डर ले लेगा। ये ऑटोमेटिकली ऑर्डर किए जाते हैं सॉर्टेड या फिर हैश्ड वे में। एक्सेस मेथड अगर बोले तो फिर देखिए एलिमेंट्स को पोजीशन या उनके इंडेक्स से एक्सेस किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला ऑपरेटर यूज करके उसमें आप इंडेक्स वैल्यू दे रहे हो तो आप उसे एक्सेस कर पा रहे हो। यहाँ पर जो है की या फिर इटरेटर के हेल्प से आप एक्सेस कर सकते हो एसोसिएटिव कंटेनर्स में। एग्जांपल्स देख लो, वेक्टर, डीक्यू, लिस्ट वगैरह एग्जांपल्स है, यहाँ पे मल्टी सेट, मल्टी मैप, आई एम सॉरी मैप, अनऑर्डर्ड सेट वगैरह आप देख सकते हो एग्जांपल्स में। नेक्स्ट अगर देखें एफिशिएंसी, तो ये सिक्वेंशियल एक्सेस और डायनामिक रिसाइजिंग के टाइम पे काफी यूजफुल होता है। और एसोसिएटिव कंटेनर्स जो है वो सर्चिंग, इंसर्शन वगैरह के लिए होते हैं। जैसा मैंने कहा था, एसोसिएटिव कंटेनर्स का मेन काम क्या है, चीजें सॉर्ट करके रखना। वहां पे डायनामिक रिसाइजिंग उतनी यूजफुल नहीं है, क्योंकि बार बार अगर डेटा ले रहे हो आप तो उसको आपको सॉर्ट भी करना पड़ेगा ना फिर से, तो वो एक काम आपका एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। अभी अंडरलाइंग मैकेनिज्म देखिए, ये कंटिगुअस या लिंक्ड मेमोरी का यूज करता है और ये ट्री स्ट्रक्चर का यूज करता है। एग्जाम्पल याद रखिए, रेड ब्लैक ट्री। उतना रेड ब्लैक ट्री को आपको ज्यादा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इट्स नॉट इन द सिलेबस, बट एग्जांपल याद रखो। डुप्लीकेट एलिमेंट्स की मैं बात करूं तो इसमें आपको डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउड है। सीक्वेंस कंटेनर में जो भी आपका डेटा है उसमें एक एलिमेंट एक से ज्यादा बार रह सकता है, यहाँ पे वैसा नहीं कर सकते आप सेट और मैप में। मल्टी सेट मल्टी मैप में कर सकते हो, लेकिन सेट और मैप में तो आप नहीं कर सकते वैसा। यूज केस क्या है इसका, जहां पे ऑर्डर डेटा मैनिपुलेशन की जरूरत है वहां पे यूज करो, और जहां पे की वैल्यू मैपिंग और क्विक लुकअप्स याद रखो, बार बार चीजें ढूंढना है आपको, वहां पे इसे यूज किया जाएगा। और इसको कहाँ यूज करोगे आप, जहां पे डेटा मैनिपुलेशन की जरूरत है, डेटा चेंज जहां पर हो रहा है वहां पर इसे यूज किया जाएगा। इतने पॉइंट्स है, इसमें से थोड़े आप याद रख सकते हो। अब आते हैं हम कंटेनर अडेप्टर्स की ओर। तो देखिए ये क्या करते हैं, ये इंटरफेस जो भी है वो उसको मॉडिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल इजीली समझाऊं तो, अगर आप यूज कर रहे हो सिंपल एक वेक्टर, तो वेक्टर के अंदर जो भी एलिमेंट्स है सिंपल आप उतने ही फंक्शंस यूज कर सकते हो जितने वेक्टर के अंदर होंगे। जो भी वेक्टर डॉट बिगिन, वेक्टर डॉट साइज वगैरह होंगे वो आप यूज करते हो। कंटेनर अडेप्टर्स के हेल्प से आप जो स्टैक के फंक्शन है या फिर क्यू के है, प्रायोरिटी क्यू के है, वो ना कंटेनर अडेप्टर्स है, जो मैं स्टैक क्यू वगैरह बोल रहा हूँ, उनको आप इनके साथ मिक्स कर सकते हो। मतलब वेक्टर्स आप वेक्टर ही बना दोगे, लेकिन उसमें पुश पॉप वाला फीचर आप यूज कर पाओगे अगर आप स्टैक एज अ कंटेनर अडेप्टर वहां पर यूज करते हो। तो जो भी अंडरलाइन कंटेनर्स है हमारे, वेक्टर या फिर डीक्यू, इनको आप क्या करते हो, इसमें कंटेनर अडेप्टर्स का यूज करके जो भी आपको काम करवाना है, जैसा पुश पॉप वगैरह करवाना है वेक्टर के अंदर, क्योंकि वेक्टर के अंदर आप डायरेक्टली पुश पॉप वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि वेक्टर नहीं देता वो फंक्शंस आपको, लेकिन वहां पे कंटेनर अडेप्टर्स को इंप्लीमेंट करके आप कर सकते हो। तो कंटेनर अडेप्टर्स देखिए कौन कौन से। सबसे पहला है स्टैक। स्टैक तो आपको पता ही है, LIFO डेटा स्ट्रक्चर होता है उसका, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो चीज लास्ट में जाती है, मतलब लास्ट में इंसर्शन होता है और डिलीशन फर्स्ट में होता है उसका। ये ऑपरेट कैसा करता है, पुश करता है एलिमेंट्स को टॉप पे और फिर टॉप से ही उन्हें पॉप कर देता है। एग्जाम्पल यूज केस देखिए, अनडू फंक्शनैलिटी इन टेक्स्ट एडिटर्स। अनडू फंक्शनैलिटी का मतलब क्या है, जो चीज आपने अभी जस्ट डाली हुई है आप उसको इंस्टेंटली डिलीट करते हो, और डिलीटेड एलिमेंट को आप वापस रिट्रीव भी कर सकते हो कंट्रोल Z दबाकर, जैसा हम नोटपैड वगैरह में करते हैं कहीं पर भी। तो वो स्टैक के हेल्प से आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो दूसरा देख लो क्यू। क्यू क्या करता है, एक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर है। जो चीज पहले अंदर आई थी वो पहले बाहर जाती है। मतलब अगर ये क्यू है मान लो, तो मेरा जो डेटा मैंने सबसे पहले डाला होगा, यहाँ पर एक मैंने कुछ चीज डाली, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर जब डिलीशन की बारी आती है तो ये चीज जो है ये लास्ट में गई है, 6 मैंने लास्ट में डाला हुआ है, तो ये लास्ट इन हुआ, तभी ये लास्ट आउट होगा। और इसके अंदर ये फर्स्ट इन हुआ था ना, फर्स्ट में 1 आया था, सबसे पहले 1 आया था, इसलिए जब बाहर जाने की बारी आएगी, डिलीशन की बारी आएगी, तो ये फर्स्ट आउट होगा, इसलिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कहा जाता है।
यहाँ पे क्या होता है, ऐड एलिमेंट्स करते हो टू द बैक एंड यू रिमूव देम फ्रॉम द फ्रंट। एग्जाम्पल देख लो, टास्क शेड्यूल करना है या कस्टमर सर्विस के क्यूज वगैरह, आप क्यू का एग्जाम्पल बोल सकते हो। और अगर हम प्रायोरिटी क्यू की बात करें तो ये भी सेम क्यू ही होता है, लेकिन जो एलिमेंट्स हैं उनके प्रायोरिटी के बेसिस पे स्टोर किए जाते हैं। जिसकी ज्यादा प्रायोरिटी होती है वो फ्रंट में होता है, मतलब आपको जो भी डिलीशन करना है या इंसर्शन करना है उसको आप पहले प्रायोरिटी दोगे। हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट हमेशा टॉप पर होता है। एग्जाम्पल्स याद रख लो, शेड्यूल करना है एल्गोरिदम्स जैसे जिक्स्ट्रा शॉर्टेस्ट पाथ वगैरह, तो आप प्रायोरिटी क्यू का यूज कर सकते हो। याद रख लो कंटेनर अडेप्टर से ये। अब हम ना कंटेनर क्लासेस के ऊपर आते हैं, विच इज अ मेजर टॉपिक। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस यही पार्ट से पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है अरे। अरे क्या है? एक फिक्स्ड साइज सीक्वेंस कंटेनर है। तो ये चीज याद रखो, ये एक सीक्वेंस कंटेनर है। सीक्वेंस कंटेनर का मतलब क्या है? डेटा इंसर्शन के ही फॉर्म में होता है, सॉर्ट नहीं होता ऑटोमेटिकली, और फिक्स्ड साइज है। साइज पहले ही आप अलोकेट करके रख देते हो, स्टैटिक मेमोरी अलोकेशन इसमें होता है। स्टोरिंग एलिमेंट्स इन स्ट्रिक्ट लीनियर सीक्वेंस, लीनियर सीक्वेंस में डेटा स्टोर होता है। एडवांटेज की अगर हम बात करें तो फास्ट एक्सेस मिल जाएगा आपको कोई भी nth एलिमेंट पर। जो भी मुझे एलिमेंट पे जाना है मैं इंस्टेंटली वो एलिमेंट का इंडेक्स वैल्यू दे दूंगा, आई कैन एक्सेस दैट। ड्रॉबैक क्या है? फिक्स्ड मेमोरी यूज करता है, तो जब मेमोरी आपकी भर जाएगी तो प्रॉब्लम आएगा आपको, और मतलब ऑटोमेटिकली अलोकेट नहीं होगी मेमोरी, ये इसमें है। तो मेमोरी एफिशिएंट तो है नहीं। अरे ऑपरेशन से देख लो, सबसे पहला है एट ऑपरेशन। एट क्या करता है? एलिमेंट्स को एक्सेस करता है बाउंड्री चेकिंग के साथ, बिकॉज बाउंड्री चेकिंग काफी जरूरी है। अगर आप एट यूज करते हो और अगर वो जो इंडेक्स वैल्यू आप दे रहे हो वो कहीं दूसरी तरफ ही है, मतलब है ही नहीं वो उसके अंदर, अरे के अंदर, तो क्या होगा? प्रोग्राम कुछ एरर आ जाएगी और एग्जिट हो जाएगा प्रोग्राम, कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन एट क्या करता है? बाउंड्री चेकिंग पहले करता है कि अरे ये तो है ही नहीं है इंडेक्स वैल्यू अरे के अंदर, तो वो कोई एरर दिखा देगा आपको, प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाला। लेकिन अगर आप यूज करते हो ऑपरेटर, नॉर्मल ऑपरेटर ये वाला, ये यूज करके अगर आप कोई एक्सेस करते हो एलिमेंट को, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आता है, क्योंकि अगर मैं ऐसी कोई इंडेक्स वैल्यू दूंगा जो है ही नहीं अरे में, तो प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। ये तो बस एक एरर मैसेज दे देगा और टर्मिनेट हो जाएगा। गेट की हम बात करें तो ये भी एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए यूज करते हो। ये जो फंक्शन है वो टपल से ओवरलोड किया हुआ है, ये चीज याद रखिए इनके ऑपरेशंस। अब आते हैं हम वेक्टर के ऊपर। वेक्टर पे कई बार क्वेश्चन आ रहा है, वेक्टर और मैप पे बहुत सारे क्वेश्चन आए, तो वेक्टर थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए अच्छे से। बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाला कंटेनर है एसटीएल में। ये भी सीक्वेंस कंटेनर ही है, मतलब इसमें डेटा एज इट इज इंसर्शन के फॉर्म में होता है, सॉर्ट नहीं होता ऑटोमेटिकली। डायनामिक अरेज होती है इसके अंदर। मतलब कैसा है? डायनामिकली मेमोरी जो है अलोकेट होगी, आपकी फिक्स्ड मेमोरी नहीं रहती इसमें, एंड दे कैन चेंज देयर साइज एज नीडेड। एडवांटेजेस देख लो वेक्टर्स के, तो सबसे पहला है कि वो ऑटोमेटिकली रिसाइज हो जाता है, तो जितने भी आपको एलिमेंट्स ऐड करना है आप करते जाओ, इजीली आप कर पाओगे। बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं ऑपरेशंस को करने के लिए, सेविंग कोडिंग टाइम एंड एफर्ट, मतलब एक्स्ट्रा आपको ऑपरेशन के लिए कुछ चीजें इंप्लीमेंट नहीं करना पड़ता। उसका आपको साइज पता करना है, वो साइज बता देगा। आपको कैपेसिटी पता करनी है उसकी कि अभी कितनी कैपेसिटी है। साइज का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट, और कैपेसिटी का मतलब होता है ऑलरेडी कितनी आपने कैपेसिटी दे रखी है उसको। अगर इतनी कैपेसिटी है उसकी, लेकिन एलिमेंट्स उसमें मैंने 2 ही रखे, तो मेरा जो साइज है, साइज यहाँ पे 2 है, लेकिन कैपेसिटी जो है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कैपेसिटी है। तो ऐसे जो भी फंक्शंस है ये इसमें अवेलेबल होते हैं। कैन होल्ड ऑलमोस्ट एनी टाइप ऑफ एलिमेंट्स, जो भी डेटा टाइप है वो आप दे सकते हो इसके अंदर, विच ऑल्सो ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी। डिसएडवांटेज देखिए, रीअलोकेशन जब आपको मेमोरी का करना है, फिर से मेमोरी अलोकेट करनी है, तो आपका टाइम काफी वेस्ट होगा, इट कैन बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। अब वेक्टर ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट होते हैं देखिए। सबसे पहला है वेक्टर डेटा टाइप इंट और ए। तो इससे मैं क्या कर रहा हूं, मैं ए वेक्टर बना रहा हूं, एक कोई भी जिसका नाम ए है, और वो एक एम्प्टी वेक्टर है। यहाँ पे बी मैंने वेक्टर बनाया और उसके अंदर मैंने 10 एलिमेंट्स असाइन कर दिए, तो 10 एलिमेंट्स है मेरे वेक्टर के अंदर, और वेक्टर का नाम है बी और उसका डेटा टाइप है फ्लोट। यहाँ पे वेक्टर मैंने सी बनाया जिसका डेटा टाइप इंट है। यहाँ पे 5 क्या है? 5 एलिमेंट्स मैंने बना दिए उस वेक्टर में, जिनको सबको मैंने 0 से इनिशियलाइज किया हुआ है। और फिर वेक्टर इन डी ए, तो यहाँ पे मैंने एक वेक्टर बनाया डी, जिसका डेटा मैं ए वेक्टर से ले रहा हूं। कोई ए वेक्टर मेरा ऑलरेडी प्रेजेंट है जिसका डेटा मैं एग्जिस्टिंग डेटा कॉपी कर रहा हूं मेरे डी के अंदर। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो वेक्टर को।
फिर अभी देखिए इटरेटर रिलेटेड फंक्शंस। तो देखिए इसमें जो भी चीजें हैं सब कुछ इटरेटर से रिलेटेड होती है। ये कुछ फंक्शंस है, तो देखते हैं वन बाय वन क्या करते हैं फंक्शंस। इनको आपको जब भी कॉल करना है आपके वेक्टर का जो भी नाम है, फॉर एग्जांपल वीईसी मेरा नाम है, मैं उसको लिख दूंगा और डॉट ऑपरेटर का यूज करके वो फंक्शन का नाम बिगिन। तो ये क्या करता है, बिगिन जो इटरेटर है उसको फर्स्ट पोजीशन पे, जो भी वेक्टर की फर्स्ट पोजीशन है वहां रिटर्न करता है। तो मैं क्या करूंगा, कभी बिगिन पर आ जाऊंगा, मतलब फर्स्ट इटरेटर को फर्स्ट पोजीशन पर लाके अब मुझे जो भी ट्रैवर्स वगैरह करना होगा मैं स्टार्टिंग से कर सकता हूँ। तो बिगिन क्या करता है, इटरेटर को फर्स्ट पोजीशन पर लाता है। एंड क्या करता है, इटरेटर को लास्ट के अगले पोजीशन पर लेकर जाता है, लास्ट की जो भी पोजीशन है उसके अगले पोजीशन पे। और बिगिन क्या करता है, फर्स्ट पोजीशन पे इटरेटर आपका आता है। तो एंड का ये याद रखिए कि लास्ट की अगली पोजीशन, अगर ऐसी कोई पोजीशन है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो भी आप बस थ्योरेटिकली समझो कि लास्ट की वो अगली पोजीशन एंड इटरेटर को लेकर जाता है। और आर बिगिन क्या है, ये रिवर्स इटरेटर है। रिवर्स इटरेटर क्या करता है, बिगिन है ना ये, लेकिन ये जाता है एंड पे। तो क्या होगा, एंड का आपका जो पोजीशन है वहां पर इटरेटर चला जाएगा। मान लो ये एंड है, तो यहाँ पे वो लेकर आएगा। यहाँ वैसा नहीं है, एंड में वो एंड के अगले पोजीशन पे जाता है एंड। और आर बिगिन बस एंड वाले पोजीशन पे चला जाता है, ये एंड वाले पोजीशन पे मेरा इटरेटर आ गया। और ये आर एंड क्या करता है, ये भी रिवर्स इटरेटर है, ये रिटर्न करता है बिगिनिंग के एक पहले। मतलब ये देख लो कि ये मेरी बिगिनिंग है, तो वो बिगिनिंग के एक पहले उसे रिटर्न करता है। आर एंड बिगिनिंग के एक पहले, और ये एग्जैक्टली एंड पे अगर आप आर बिगिन यूज करते हो। ये सी बिगिन और सी एंड तो सेम बिगिन और एंड जैसा ही काम करते हैं। सी बिगिन क्या करता है, इटरेटर को फर्स्ट पोजीशन पर लाता है। सी एंड क्या करता है, इटरेटर को लास्ट के अगले पोजीशन पर लेकर जाता है। लेकिन ये इटरेटर नहीं, ये कांस्टेंट इटरेटर है, तो ये चीज याद रखिए। और सी आर बिगिन क्या है, ये कांस्टेंट रिवर्स इटरेटर है। तो ये सेम वही काम करते हैं जो ये हमने अभी देखा। सी आर बिगिन क्या करेगा, एंड एलिमेंट पर आ जाएगा, ये जो भी मेरा एंड है वहां पर आ जाएगा एंड पोजीशन पे इटरेटर। और यहाँ पे जो इटरेटर है वो बिगिन के एक पहले आएगा। मेरा अगर ये बिगिन है तो बिगिन के एक पहले इटरेटर को वो रिटर्न करेगा सी आर एंड। ओके, तो ये चीज याद रखिए इटरेटर रिलेटेड फंक्शन से। फिर अगर हम कैपेसिटी रिलेटेड फंक्शंस के बारे में बात करें तो ये काफी सिंपल है, पहले वाले से बस नाम से आप समझ सकते हो। साइज क्या करता है, कितनी साइज है वो रिटर्न करता है, कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है वेक्टर में वो आपको ये रिटर्न करेगा। मैक्स साइज ये बताता है कि मैक्सिमम कितना साइज रह सकता है वेक्टर का। और कैपेसिटी ये बताता है कि कितनी कैपेसिटी अभी है अवेलेबल उसकी। मतलब जैसा कि ये देखिए, ये मेरा एक वेक्टर है, इसके अंदर मैंने इतनी स्टोरेज अलोकेट करके रख दी हुई है। यहाँ पे मैं सिर्फ दो ही एलिमेंट्स रख रहा हूँ, तो कैपेसिटी इसकी पूरी है, लेकिन जो साइज है बस दो है। तो साइज इसका 2 है, 5 6 7, तो और जो इसकी कैपेसिटी है वो 7 है। रीसाइज क्या करते हो आप, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स देते हो आप, कि रीसाइज 4 5 जितना भी आपको देना है, तो उतना वेक्टर उसको रीसाइज कर लेता है उतने एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए। एम्प्टी ये चेक करता है कि वेक्टर एम्प्टी है या नहीं है, ट्रू या फॉल्स में इसका आंसर रिटर्न होगा। श्रिंक टू फिट क्या करता है, अभी देख लीजिए कैपेसिटी इतनी पूरी है, श्रिंक टू फिट क्या करेगा, इसको श्रिंक कर देगा ताकि सिर्फ ये दो एलिमेंट्स ही रहे, क्योंकि ये तो ब्लैंक स्पेस है ना। सो इफ यू यूज श्रिंक टू फिट तो ये 3 1 इतना बन जाएगा ये वेक्टर। रिजर्व एन, एटलीस्ट एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए आप स्पेस रिजर्व करते हो वेक्टर में, उसके लिए ये फंक्शन यूज किया जाएगा। अब अगर हम एलिमेंट एक्सेस फंक्शंस की बात करें तो देखिए सबसे पहले है ये वाला ऑपरेटर। ये ऑपरेटर अगर आप यूज करते हो और जो भी आप इंडेक्स वैल्यू दे रहे हो तो वो उस इंडेक्स वैल्यू पर जो एलिमेंट है उसे एक्सेस करता है। लेकिन इसमें क्या है, बाउंड्री चेकिंग नहीं होती, इसके अंदर बाउंड्री चेकिंग होती है जब आप एट यूज करते हो। तो आप क्या करते हो, एट, और जो भी एलिमेंट आपको फाइंड करना है उसकी आप की या फिर इंडेक्स वैल्यू देते हो, और फिर आपको वो एलिमेंट आप एक्सेस कर पाओगे। और साथ ही साथ इसमें बाउंड्री चेकिंग होगी, तो कुछ एरर मैसेज डिस्प्ले होके प्रोग्राम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। फ्रंट और बैक जो है, फ्रंट क्या करता है, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका रेफरेंस रिटर्न करता है, बैक लास्ट एलिमेंट का रेफरेंस रिटर्न करता है। और डेटा जो है, जो भी स्टोरेज के लिए अरे में यूज किया जा रहा है उसका पॉइंटर रिटर्न करता है वो। तो ये चीजें थोड़ा सा याद रखिए। अभी हम प्रोग्राम देखते हैं टू डेमोन्स्ट्रेट फंक्शनिंग ऑफ द वेक्टर कंटेनर। तो वेक्टर किस तरीके से यूज किया जाता है वो अभी हम देखेंगे। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, आईओ स्ट्रीम तो लेना ही है, आईओ स्ट्रीम के साथ ही साथ आपको वेक्टर भी इंक्लूड करना है। यहाँ पे वेक्टर की हेडर फाइल भी आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे वेक्टर आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी वेक्टर के फंक्शंस है हम इसमें यूज करने वाले हैं।
और इंस्टेंटली यहीं पे मैं मेन फंक्शन बना देता हूँ और वी विल स्टार्ट राइटिंग द प्रोग्राम। तो मेन फंक्शन जैसे ही मैंने बना दिया, हम वेक्टर को हमारे क्रिएट करेंगे। तो वेक्टर क्रिएट कैसे करते हैं, देखिए वेक्टर लिखोगे आप एज इट इज, उसका डेटा टाइप, और डेटा टाइप के बाद उसका जो भी नाम आपको देना है, जैसा मैंने यहाँ पर VEC दिया हुआ है, फिर 1 2 3 4 5 उसमें मैं एलिमेंट स्टोर कर रहा हूँ। अभी इसके बाद मैं क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा सिंपल उसको, सी आउट वेक्टर एलिमेंट्स, और जो मैं फंक्शन का यूज करूंगा दैट वुड बी फॉर लूप के हेल्प से, फॉर ऑटो। देखिए यहाँ पर मैंने इटरेटर यूज किया। अभी ये आईटी जो है एक इटरेटर है, और ये ऑटो क्या है, ये ऑटो आप यूज कर रहे हो इसको डायरेक्टली समझने के लिए। ये इटरेटर का टाइप, ये इटरेटर का टाइप क्या है, ये पूरा है वेक्टर, इंट, वेक्ट। अगर ये ऑटो नहीं लिखोगे ना, तो ऑटो की जगह आपको सारा लिखना पड़ेगा, फिर स्कोप ऑपरेटर का यूज करके इटरेटर आईटी इतना सब कुछ लिखना पड़ेगा। लेकिन उतना नहीं लिखना है तो बस आप ऑटो यहाँ पर लिख सकते हो, वो खुद समझ जाता है कंपाइलर को किसके बारे में बात चल रही है, इसका टाइप क्या है। तो फिर ऑटो आईटी इज इक्वल टू, तो स्टार्टिंग आपको उसकी बतानी है जो है वेक्ट डॉट बिगिन, मतलब आप इटरेटर को कहां पर भेज रहे हो, अभी स्टार्टिंग पे। और फिर इसके बाद it इज नॉट इक्वल टू वेक्टर डॉट एंड, मुझे पूरा ट्रैवर्स करवाना है उसको लिस्ट। जब तक वो डॉट एंड तक नहीं आ जाता, अभी मैंने कहा था वीसी डॉट एंड क्या होता है, वो होता है लास्ट एलिमेंट का अगला एलिमेंट, इसके बाद वाला। तो जब तक ये नहीं आ जाता, सारी चीजें प्रिंट करवाना है आपको उससे। तो इस तरीके से आप कराओगे, और यहाँ पे आप लिख सकते हो प्लस प्लस IT, या फिर IT प्लस प्लस, जो भी आपको लिखना है। इटरेटर को बस वहां पे इंक्रीमेंट कराना है हमको। फिर इसमें मैं बस सी आउट दे दूंगा, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिया मैंने। ओके, तो फॉर लूप वहां क्रिएट किया है समझिए। और प्रिंट क्या करोगे आप, इटरेटर को ही आप इस तरीके से प्रिंट करते हो। एंडल नहीं लिखता हूँ, क्योंकि एंडल लिखूंगा तो फिर एक के नीचे एक आएंगे वो। आई जस्ट गिव स्पेस फॉर इट। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, एक इटरेटर इसके पास जाएगा, वो प्रिंट होगा, फिर उसके पास जाएगा 2, फिर 3। ये डी रेफरेंसिंग के लिए आप ये एस्टेरिस्क का यूज करते हो, मतलब जो भी उसका मेमोरी एड्रेस है, उसमें वैल्यू क्या है उसकी, वो प्रिंट करने के लिए यहाँ पे मैंने एस्टेरिस्क यूज किया है। सिंपल याद रखिए, डी रेफरेंसिंग के लिए वो यूज किया जाता है। तो ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। इसको मैं फॉर लूप को क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे। बस आप फॉर लूप क्रिएट नहीं भी किया ना आपने, तो भी कोई प्रॉब्लम है नहीं, बस सेमीकोलन मत दीजिए फॉर लूप के बस। जस्ट एज एन एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, फॉर लूप आप क्रिएट कर रहे हो तो क्या है, इफ के भी केस में अगर आप इफ क्रिएट कर रहे हो, अगर स्टेटमेंट एक ही दे रहे हो ना अंदर, तो अगर आपने ब्रैकेट नहीं भी दिया तो भी चलता है उसमें। अगर आप एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स दे रहे हो सी आउट, और फिर मुझे कुछ और काम करवाना है, तो फिर वो केस में मुझे ब्रैकेट ही देना पड़ेगा। लेकिन अगर एक ही स्टेटमेंट है किसी भी लूप के अंदर, फॉर लूप में या फिर इफ में, तो अगर ब्रैकेट्स नहीं भी यूज करोगे तो भी चलेगा। सो दिस इज डन, इतना पार्ट हो गया। तो वो उतना आउटपुट तो आ जाएगा, वेक्टर एलिमेंट्स और सारे एलिमेंट्स एक्सेस किए हुए। अभी स्पेसिफिकली एक एक एलिमेंट्स एक्सेस करने के लिए हम देखेंगे। अभी ये जो सी आउट है, ये फॉर लूप के बाहर है। कैसे करेंगे हम, एन एलिमेंट एट पोजिशन, कौन सी पोजिशन, 2, यूजिंग एट ऑपरेटर का यूज करके हम ये सेकंड पोजीशन के एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। तो कैसा करोगे आप, वेक डॉट एट, और सेकंड पोजीशन पे एक्सेस करना है, इसलिए यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। अभी इसके बाद जो अगली चीज है सेम करूंगा मैं, लेकिन अब इस बार ऑपरेटर का हम यूज करेंगे। एलिमेंट एट पोजीशन 3 यूजिंग ये वाला ऑपरेटर, उसके अंदर ये वेक्टर डॉट, डॉट नहीं देना है आपको, ऑपरेटर आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से मैंने एक बार ऐड फंक्शन का यूज किया और एक बार ऑपरेटर को भी यूज किया एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए। तो ये दो होने के बाद और एक चीज हम देखते हैं इसके बाद, सी आउट साइज क्या है उसका। साइज कैसा पता चलेगा, साइज फंक्शन का यूज करके। तो डॉट साइज ये हमें यहां से बताएगा। एंड साथ ही साथ हम इसकी कैपेसिटी भी पता कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं कैसा करता हूं, इसको ही कंटिन्यू करते हैं हम आगे। डॉट साइज कैपेसिटी,
ये देखिए साइज प्रिंट होगा, फिर उसके बाद कॉमा देखिए कैपेसिटी प्रिंट होगा, और फिर कैपेसिटी कैसा पता चलेगी आपको, वेक्टर डॉट कैपेसिटी से। अभी हमने कोई कैपेसिटी दी हुई ही नहीं है, हमने बस एलिमेंट्स उसमें स्टोर कर दिए, तो एलिमेंट्स आप जितने स्टोर करते हो उतनी कैपेसिटी रहती है एट द स्टार्ट। तो एलिमेंट्स कितने, 5 थे, 1 से 5 तक, तो कैपेसिटी भी 5 ही रहने वाली है इसकी। तो वेक्टर डॉट कैपेसिटी, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अभी इसके बाद वेक डॉट पॉप बैक, ये पॉप बैक फंक्शन क्या करता है, लास्ट वाला जो एलिमेंट है उसको रिमूव करता है। तो पॉप बैक कर रहे हो आप, और साथ ही मैं एक मैसेज भी प्रिंट करता हूं, आफ्टर पॉप बैक जो साइज है वो क्या है, वेक्टर डॉट साइज। तो एक एलिमेंट हमने यहाँ पे पॉप किया, और फिर साथ में ना मैं एक पुश भी करता हूँ एलिमेंट डॉट पुश बैक। मतलब अभी मैंने लास्ट वाला एलिमेंट डिलीट किया, 5 जो भी था उसको वहां से डिलीट किया गया। अब मैं पुश कर रहा हूं वापस कुछ दूसरे एलिमेंट्स है, वो कौन सा है, 6। देखिए पॉप के अंदर मैंने कुछ पैरामीटर दिया नहीं क्योंकि डिलीट करना था, यहाँ पे मैंने वैल्यू दी जो मुझे ऐड करनी है। फिर से मैं वही कर देता हूँ, सी आउट आफ्टर पुश बैक साइज कितनी है वो आप बता सकते हो वेक्टर डॉट साइज से, या फिर आप कैपेसिटी दिखाना है कैपेसिटी दिखाओ, व्हाटएवर यू वांट टू, जस्ट अपने को जितने फंक्शंस आते हैं सारे लिख देना है। ऐसा भी क्वेश्चन था, यूज मिनिमम 8 फंक्शंस एंड राइट द वेक्टर फंक्शन, या फिर वो मैप का था शायद। तो देखिए पुश बैक भी हमने कर दिया, पॉप बैक भी कर दिया। अभी ना फ्रंट और बैक एलिमेंट्स को हम एक्सेस करते हैं, तो उसके लिए सी आउट फ्रंट। फ्रंट कैसे एक्सेस करेंगे, जो हमने पहले देखा हुआ फंक्शन है उससे, वेक्टर डॉट फ्रंट। बिगिन और एंड क्या था, वो इटरेटर के लिए था, इटरेटर को भेजने के लिए। फ्रंट किस लिए है, वो चीज को एक्सेस करने के लिए। तो आप फ्रंट यहां से एक्सेस कर लो, और साथ ही साथ चाहो तो इसकी आगे कंटिन्यू कर सकते हो, बैक वेक्टर डॉट बैक, एंड यहीं पे मैं रिटर्न 0 कर देता हूँ। आई थिंक दीज मेनी फंक्शंस आर इनफ। तो देखिए क्या किया यहाँ पर, सिंपल आपको मैं वन बाय वन चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हमने ये वेक्टर यूज किया, नॉट लाइक वी डू इन ऑल अदर प्रोग्राम्स। फिर उसके बाद वेक्टर हमने लिखा, जो भी वेक्टर है बनाया, 5 एलिमेंट्स उसमें स्टोर किए, सी आउट किया वेक्टर एलिमेंट्स फॉर ऑटो आईटी। यहाँ पे ऑटो इसलिए यूज किया क्योंकि हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली कंपाइलर को समझ जाए कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, इटरेटर का टाइप ये है, इसके बारे में बात हो रही है। आप अगर ऑटो नहीं लिखना चाहते तो एज इट इज ये भी लिख सकते हो, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। फिर वेक्टर इंट वेक इटरेटर आईटी। तो इतनी चीज हटा के बस हमने वहां पे क्या लिख दिया था, ऑटो। तो ये एक चीज है। फिर उसके बाद हम फॉर लूप यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ऑटो आईटी इज इक्वल टू वेक्टर डॉट बिगिन। बिगिन में आप इटरेटर को भेज रहे हो स्टार्टिंग में, और फिर लास्ट के अगले एलिमेंट तक आप उसको ट्रेवर्स करवाते जा रहे हो और सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहे हो। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका जो आउटपुट है वो फर्स्ट थिंग आपका आ जाएगा, जो भी एलिमेंट्स है। तो हमने लिखा था कि वेक्टर के एलिमेंट्स, तो वेक्टर के एलिमेंट्स 1 2 स्पेस के साथ दिखाएगा, 1 2 3 4 5। फिर नेक्स्ट स्टेप देखिए, वो उसमें क्या किया, पोजीशन हमने एक्सेस की, पोजीशन 2 और पोजीशन 3। एक बार एट फंक्शन का यूज करके 2 हमने एक्सेस किया यहाँ पे, और एक बार ऑपरेटर का यूज करके थर्ड वाला। तो अभी 2 पे कौन है वो चेक करें, तो 0 1 2, 2 और 3, मतलब 3 और 4 वहां पे आपका आउटपुट आएगा। फिर उसके बाद अगर देखें तो साइज आपको पता चलेगी। तो साइज जो है वो जितनी भी है उसकी, अभी एट दिस मोमेंट उसकी 5 साइज है, तो साइज भी वो आउटपुट में वैसे ही आएगा, साइज 5 रहेगी। और साथ ही साथ जो कैपेसिटी है वो भी 5 रहेगी, क्योंकि मैंने कहा था आपको कि एक्स्ट्रा हमने कैपेसिटी कुछ बनाई नहीं है उसकी, जितने एलिमेंट्स है उतने ही है। वेक्टर डॉट पॉप बैक अगर आप कर रहे हो तो बैक वाला जो एलिमेंट है, अभी एट दिस पॉइंट बैक कौन है वहां पे, 5 है।
तो वो 5 वहां से डिलीट कर दिया जाएगा और साइज अब उसका जो है वो 4 बन जाएगा। फिर अगर आप फिर से पुश कर रहे हो तो पुश क्या किया आपने, 6 किया, तो जो नया वेक्टर बन जाएगा दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस। और फिर ये ऐड होने से फिर से जो साइज है वो 5 बन जाएगी, तो साइज 5 यहाँ पर प्रिंट होगा। फिर वेक्टर डॉट फ्रंट आप एक्सेस कर रहे हो तो एक बार आउटपुट 1 आएगा फ्रंट के लिए और बैक के लिए इसका आउटपुट 6 आएगा और बस रिटर्न 0 करके यहाँ पे प्रोग्राम एंड हो गया। तो इस तरीके से वेक्टर का आप यूज करते हो। अभी हम जाते हैं लिस्ट की तरफ। तो लिस्ट क्या है, ये भी सिक्वेंशियल कंटेनर्स ही है, उनको हम डबली लिंक लिस्ट्स के तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें ये फायदा है कि आप जितना चाहो उतना ऐड या डिलीट कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन ही होता है। इंसर्शन डिलीशन कहां पर भी आप कर सकते हो और दोनों डायरेक्शंस में ये पॉसिबल है, क्योंकि डबली लिंक लिस्ट हम यूज कर रहे हैं। तो आप इंसर्शन स्टार्टिंग में करो, एंड में करो, डिलीशन स्टार्टिंग में करो, एंड में करो, आपकी मर्जी। मेमोरी एफिशिएंट है काफी, क्योंकि फ्रीक्वेंट इंसर्शन डिलीशन इजीली पॉसिबल है। जब भी जरूरत नहीं है मेमोरी में से डिलीट कर दोगे आप, पूरा मेमोरी एफिशिएंट रहेगी। सॉर्टिंग वगैरह वाले जो भी एल्गोरिथम्स है वहां पे इंटेंसिव मूवमेंट होती है, सॉर्ट कर रहे हो तो एक एलिमेंट दूसरी तरफ, तो ऐसी चीजें इजीली पॉसिबल है लिस्ट के अंदर। नो डायरेक्ट एक्सेस, हाँ ये इसमें एक चीज है कि आप डायरेक्टली चीजों को एक्सेस नहीं कर सकते। जैसा मैंने वेक्टर में बताया आपको, आप एट लिख दोगे, एट 4 मतलब फोर्थ वाले को डायरेक्टली एक्सेस कर दिया जाएगा वेक्टर में, लेकिन यहाँ वैसा नहीं होता। यहाँ पे उसको जब 4 को एक्सेस करना है तो 1 बाय 1 जाता है, वो 0 पे पहले जाएगा, फिर उसके बाद 1 के पास जाएगा, फिर उसके बाद 2 के पास जाएगा, फिर 3 के पास, फिर 4 के पास। तो ये इस तरीके की चीज होती है लिस्ट के अंदर। लेकिन वेक्टर वगैरह में कैसा होता है, डायरेक्टली एक्सेस किया जाता है एलिमेंट। ये उसका एक ड्रॉबैक है। अभी देखते हैं फंक्शंस जो हम लिस्ट के साथ यूज करते हैं। तो फ्रंट एक है और बैक एक है। फ्रंट क्या करता है, फ्रंट एलिमेंट को आपको रिटर्न करता है, और बैक जो है वो जो भी पीछे वाला एलिमेंट है बैक पर, वो लास्ट एलिमेंट को रिटर्न करता है आपके लिस्ट के अंदर। अगर अभी हम बात करें पुश फ्रंट की, तो जो भी लिस्ट है, लिस्ट के अंदर फ्रंट में आपको कोई एलिमेंट डालना है तो आप पुश फ्रंट यूज करते हो, ये वाला फंक्शन, और जो भी उसकी वैल्यू है वो आप पुश कर दोगे। तो मैं अगर पुश फ्रंट 2 कर रहा हूं तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। पुश बैक, पुश बैक का मतलब क्या है, लास्ट में आपको एलिमेंट डालना है। तो फिर ये जो भी है, जैसे यहाँ पर मैं पुश बैक 7 लिख रहा हूँ तो मेरे लिस्ट के लास्ट में वो आ जाएगा। फिर पॉप फ्रंट मतलब ये 2 को मुझे यहाँ से डिलीट कर देना है, और पॉप बैक मतलब लास्ट वाले एलिमेंट को आपको डिलीट करना है। इंसर्ट का मतलब क्या है, आपको कोई रेंज इंसर्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल नया एलिमेंट कहीं पर आपको इंसर्ट करना है कोई स्पेसिफाइड पोजीशन पे, तो आप कर सकते हो। ठीक है, जैसा पुश फ्रंट और पुश बैक तो सिर्फ स्टार्ट और लास्ट के लिए है ना, तो इंसर्ट क्या है, बीच में कहीं मुझे करना है तो मैं वहां पर कर सकता हूँ इंसर्ट, और उसकी जो भी पोजीशन होगी। इरेज इसलिए यूज किया जाता है ताकि आप एक एलिमेंट या फिर कोई रेंज ऑफ एलिमेंट्स इजीली डिलीट कर पाओ। इरेज कर दे सकता हूं मैं इसको, या फिर मेरे पास कोई 3 एलिमेंट्स है मैं उनको इरेज कर सकता हूं, उसके लिए ये फंक्शन होता है। और रिमूव यूज किया जाता है, जो भी एक स्पेसिफाइड वैल्यू के एलिमेंट्स होंगे उनके इक्वल, कोई भी एक वैल्यू होगी जिसके इक्वल होंगे सारे, तो वो सबको आप इंस्टेंटली रिमूव कर सकते हो रिमूव का यूज करके। तो ये इंसर्शन डिलीशन से रिलेटेड थे। अभी अगर हम मॉडिफायर्स की बात करें तो देखिए, असाइन, असाइन मॉडिफायर क्या करता है, ये करंट एलिमेंट्स जो भी है लिस्ट के अंदर उनको आप नए एलिमेंट्स के साथ असाइन कर सकते हो, उसके लिए असाइन फंक्शन होता है। रिवर्स तो सिंपल है, बस लिस्ट के एलिमेंट्स को आपको रिवर्स करना है, आप कर सकते हो। रिसाइज का मतलब क्या है, एन एलिमेंट्स को आपको अगर रिसाइज कर देना है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, मुझे सिर्फ ये 2 ही चाहिए, तो मैं रिसाइज 2 कर दूंगा तो इतनी मेरी लिस्ट बन जाएगी नई वाली। और सॉर्ट तो सिंपल है, सॉर्ट करना है आपको जो भी एलिमेंट्स है उसके अंदर, तो इंस्टेंटली आप सॉर्ट फंक्शन का यूज करके लिस्ट के अंदर सॉर्टिंग कर सकते हो। यहाँ पे कैपेसिटी और साइज के बारे में अगर बात करें तो साइज जैसा मैंने पहले कहा था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिटर्न करता है। एम्प्टी ट्रू या फॉल्स में आंसर रिटर्न करता है, लिस्ट एम्प्टी है या नहीं है। मैक्सिमम साइज ये बताता है कि कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप लिस्ट के अंदर डालकर रख सकते हो। ये 3 चीजें इसमें है। फिर इटरेटर्स तो वही है, बिगिन और एंड। बिगिन क्या करता है, फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है, और एंड क्या करता है, लास्ट के अगले वाले एलिमेंट को पॉइंट करता है। लास्ट के अगले एलिमेंट को पॉइंट करने का वही रूल है, क्योंकि आप हमेशा ऐसा लिखते हो ना, आईटी स्टार्टिंग में कहाँ होता है, जैसा मैं पहले एग्जांपल दे रहा हूँ वेक्टर का, वेक्टर डॉट बिगिन, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको उसको डालना होता है, बिगिन है वो। और फिर आईटी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर डॉट एंड,
तो वहां तक आपको उसको ट्रैवर्स करते लेके जाना है लास्ट के अगले एलिमेंट को, जब तक वो इक्वल नहीं होता। इसका मतलब क्या है, वो लास्ट के एलिमेंट को इक्वल हो जाएगा तो सारी चीजें आपको ट्रैवर्स करने मिलेगी। तो एंड क्या करता है, सिंपली समझो लास्ट वाला ये है, लास्ट के अगले वाले पे इटरेटर जाकर बैठता है, और बिगिन बस फर्स्ट वाले पर होता है इटरेटर। अब आते हैं हम डीक्यू पे। तो लिस्ट का जो प्रोग्राम है मैंने नोट्स में दिया हुआ है, एक बार देख लीजिए, काफी सिमिलर ही है, लेकिन वो एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं गया है, इसलिए मैं नोट्स मैं इस पर नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप बिल्कुल स्टडी कर लेना वो भी। डीक्यू की अगर मैं बात करूं तो वो भी एक सीक्वेंस कंटेनर है विद डायनेमिक साइजेस दैट अलाउज इंसर्शन एंड डिलीशन एट बोथ एंड्स। दोनों जगह पे आप डिलीशन और इंसर्शन कर सकते हो। क्यू में कैसा रहता था, क्यू में डिलीशन सिर्फ सामने होता है और पीछे इंसर्शन होता है, इसमें आप आगे पीछे कहीं से भी डिलीट या इंसर्ट कर सकते हो। वेक्टर के जैसा कंटिगुअस स्टोरेज एलोकेशन यहाँ पे नहीं मिलती आपको। स्टोरेज एलोकेशन कंटिन्यूअसली एक के बाद एक जैसा वेक्टर में होती है, वैसे यहाँ नहीं है। ये काफी एफिशिएंट है क्योंकि इंसर्शन और डिलीशन वेक्टर्स में जैसा होता है उससे बेटर यहाँ पे आपको देखने मिलेगा डीक्यू के अंदर। तो ये इंसर्शन डिलीशन में अच्छा है, ऐसा याद रखिए। डायनामिक साइज एडजस्टमेंट होते हैं यहाँ पे, आपको जैसा भी कुछ भी इंसर्ट करना है आप आराम से कर सकते हो, कुछ भी डिलीट करना है कर सकते हो। तो वही है कि इंसर्शन डिलीशन आसान है। ड्रॉबैक्स की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस आपको यहाँ देखने को नहीं मिलता क्योंकि नॉन कंटिगुअस स्टोरेज है यहाँ पे। नॉन कंटिगुअस का मतलब है कि एक कंटिन्यूटी नहीं है स्टोरेज के अंदर एक के बाद एक। तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस अगर आपको करनी है किसी एक इंडेक्स वैल्यू की समझ लो, तो आप नहीं कर सकते। अब यूज्ड फंक्शंस एक बार देख लीजिए। सबसे पहला है इंसर्ट और एक्सेस। तो इंसर्ट पोजीशन और वैल्यू। तो पोजीशन, जो भी पोजीशन पे आपको इंसर्ट करना है वो पोजीशन आप दोगे क्यू के अंदर, और जो वैल्यू आपको इंसर्ट करना है वो वैल्यू आप वहां पर दे सकते हो। और जो अगला है वो है ऑपरेटर। तो ऑपरेटर ये वाला जो है, ये ऑपरेटर से आप उस इंडेक्स वैल्यू पे एक्सेस कर सकते हो, और एट बाउंड्री चेकिंग के साथ आप वो एक्सेस कर सकते हो। जो भी पोजीशन है आप यहाँ पे दोगे, ये ऑपरेटर के अंदर भी आप पोजीशन देते हो, लेकिन यहाँ बाउंड्री चेकिंग नहीं होती, यहाँ पे बाउंड्री चेकिंग होती है। ये चीजें याद रखिए। अभी है पुश और पॉप। तो पुश फ्रंट का मतलब क्या है, क्यू के फ्रंट में आप पुश करोगे किसी भी चीज को। ये क्यू है तो क्यू के फ्रंट में आप पुश करते हो, और वैल्यू जो पुश करना है दो। पुश बैक मतलब पीछे पुश करो, मतलब लास्ट वाले एलिमेंट पे आप ऐड करते हो। पॉप फ्रंट मतलब सामने वाले को डिलीट, पॉप बैक मतलब लास्ट वाले को डिलीट। तो ये दो चीजें भी याद रखिए। अभी अगर हम इटरेटर्स के बारे में बात करें तो वही है बिगिन एंड, आर बिगिन, आर एंड। आई होप आपको ऑलरेडी समझ ही गया है। ये बिगिन, बिगिन मतलब फर्स्ट एलिमेंट पे इटरेटर आता है फर्स्ट पोजीशन पे। एंड मतलब लास्ट के एक पोजीशन आगे हो जाता है। और रिवर्स अगर आपने कर दिया तो वो आर बिगिन क्या होता है, आर बिगिन लास्ट एलिमेंट पे चला जाता है। मतलब ये अगर मेरा लास्ट है तो आई वहां पर है, और आर एंड में क्या होता है, बिगिनिंग वाला जो एलिमेंट है उसके पहले इटरेटर आकर बैठता है। तो ये चीजें हैं। और सी बिगिन सी इन बस एक कांस्टेंट इटरेटर भेजते हैं वही जगह पर जहां पर बिगिन और एंड भेजते हैं। तो ये चीजें भी याद रखिए। अगर कैपेसिटी की बात करें तो साइज है, साइज बताएगा कि कितने एलिमेंट्स अभी डीक्यू के अंदर प्रेजेंट है। मैक्सिमम साइज ये बताता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप डीक्यू के अंदर कितने होल्ड कर सकते हो। रीसाइज, रीसाइज क्या है, ये आपको रीसाइज कर देना है, मतलब जो भी क्यू है उसको एक नया साइज देना है, और कितना साइज देना है वो आप यहाँ पर बताओगे। इतने एलिमेंट्स उसके अंदर होने चाहिए, उतना साइज बना देना है। तो वो पहले जितना था वो हट जाएगा और नया बन जाएगा। एम्प्टी एक बुलियन फंक्शन है जो ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करता है कि एम्प्टी है या नहीं है। अभी ये मॉडिफायर्स वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहला है असाइन। असाइन से क्या करते हो आप, जो भी कंटेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट थे उनको रिप्लेस कर देते हो नए कंटेंट्स के साथ। तो आप उनकी वैल्यू दो, और जितने एलिमेंट्स को आपको चेंज करना है वो आप यहाँ पे एन के अंदर बताओगे। फिर इरेज, इरेज क्या करता है, इरेज एक एलिमेंट को रिमूव करता है उसके पोजीशन से, और पोजीशन यहाँ पर आप दोगे। क्लियर क्या, पूरी क्यू को क्लियर कर देता है। अगर आप क्लियर यूज करते हो तो जितने भी एलिमेंट्स डी क्यू के अंदर है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। स्वैप जो है ना वो दूसरे डीक्यू के साथ आप यूज करते हो। मतलब आपको अगर एक एलिमेंट्स मतलब एक डीक्यू के जो भी एलिमेंट्स है उसको स्वैप करना है दूसरे डीक्यू के साथ, दो डीक्यूज प्रेजेंट है, तो उस केस में ये फंक्शन का आप यूज करोगे। फिर इम्प्लेस फ्रंट और इम्प्लेस बैक जो है ये भी सेम ही चीज है। आपको अगर बिगिनिंग में एलिमेंट को कंस्ट्रक्ट करना है तो आप इम्प्लेस फ्रंट यूज करते हो, अगर एंड में करना है तो आप इम्प्लेस बैक का यूज करते हो।
तो ये यहाँ पर हो गया। अभी इसका एक प्रोग्राम हम देख लेते हैं, टू शो सम फंक्शंस ऑफ डी क्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफी सिंपल प्रोग्राम है कंपेयर टू वेक्टर्स। तो वैसा ही है, स्टार्ट में आयोस्ट्रीम डालो, आयोस्ट्रीम के साथ आपको बस यहाँ पे इंक्लूड डीक्यू करना है। तो आयोस्ट्रीम डालो, नेम स्पेस एसटीडी डालो और डीक्यू याद से आप डालो। फिर इसके बाद इंस्टेंटली मेन फंक्शन हम क्रिएट करेंगे और मेन फंक्शन के अंदर डी वेक्टर जैसे हमने डिक्लेयर किया था उसी तरीके से हम यहाँ पे डीक्यू भी करेंगे। तो डीक्यू उसका डेटा टाइप और उसका नाम। ओके, अभी अब फंक्शंस जो भी है डीक्यू डॉट पॉप वगैरह जो भी है हम कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पुश बैक यूज करता हूँ, पुश बैक, और मुझे जो इसके अंदर पुश करना है दैट इज 10। और हम कुछ एलिमेंट्स पुश करते हैं इसमें, फ्रंट यूज करता हूं अभी। तो ये क्या हो गया, बैक का मतलब जो भी क्यू है, क्यू के बैक में एक एलिमेंट आ गया, तो 10 यहां पर आ चुका है। अभी मैं कर रहा हूं पुश फ्रंट, तो पुश फ्रंट मतलब क्या है 5, फिर 5 यहां पे आ गया फ्रंट में। फिर अगर हम बात करें फिर से मैं एक पुश बैक करता हूं 15। तो अब जो बैक वाला एलिमेंट है वो आपका 15 बन जाएगा इस तरीके से। तो ये ऐसा काम करता है। फिर अगर हम ठीक है, इतना याद रखो। नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम अभी प्रिंट करते हैं सी आउट डी क्यू आफ्टर पुश ऑपरेशंस। मतलब मुझे जितने एलिमेंट्स अभी है मैंने पुश करने के बाद कितने हैं वो अगर मुझे पता करना है तो मैं इस तरीके से करता हूँ। सो डी क्यू आफ्टर पुश ऑपरेशंस, एंड फॉर लूप का यहाँ पर हम यूज करेंगे फॉर इंट एक्स डी क्यू। तो इसमें कैसा करना है, आपको बस सी आउट करते जाना है एक्स को और बस एक स्पेस दे दो बीच में, तो वो चीजें प्रिंट होगी उसमें। और बस सी आउट एंडल कर देता हूँ मैं बाहर। तो देखिए फॉर लूप का जो स्टेटमेंट है ये इसके अंदर है, ये एंडल वाला जो स्टेटमेंट है ये मैंने बाहर दिया है फॉर लूप के, इसलिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स चाहूँ तो यूज भी कर सकता हूँ इस तरीके से। नहीं भी करोगे तो चलेगा क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है अंदर। फिर सी आउट एंडल यहाँ पे कर दिया, सारे एलिमेंट्स एक्सेस होंगे और हमको आउटपुट देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद हम एक एक एलिमेंट को एक्सेस करेंगे दूसरे फंक्शंस का यूज करके। तो यहाँ पे मैं फ्रंट एलिमेंट्स को एक्सेस करता हूँ, अभी फ्रंट एलिमेंट्स, और जो फ्रंट एलिमेंट्स है वो है डी क्यू डॉट फ्रंट यहाँ से, और ये एंडल। अभी इसी तरीके से मैं बैक एलिमेंट को भी एक्सेस करता हूँ। फ्रंट एलिमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज देयर इज ओनली वन एलिमेंट दैट वुड बी एट द फ्रंट। बैक एलिमेंट डी क्यू डॉट बैक, पीछे वाले को भी यहाँ से मैंने एक्सेस कर। और अभी ना हम पॉप करते हैं डी क्यू डॉट पॉप फ्रंट, मतलब अभी जो फ्रंट का एलिमेंट है वो मैंने पॉप कर दिया, और इसी तरीके से मैं बैक वाला जो है उसे भी पॉप करता हूँ डी क्यू डॉट पॉप बैक। तो फ्रंट बैक यहाँ से पॉप हो गया। अब फिर से ना हम प्रिंट करवाते हैं, तो कैसे करोगे आप, सी आउट डी क्यू आफ्टर पॉप ऑपरेशंस। तो फिर से फॉर लूप यूज करूंगा मैं यहाँ पे, फॉर इंट एक्स डी क्यू, एंड सी आउट कर दूंगा फिर से एक्स को ही, बीच में एक स्पेस दे देता हूँ, और इसके बाद सी आउट एंड एक लाइन मुझे चाहिए उसके नीचे, नहीं तो आगे का जो आउटपुट है इसके आगे ही आएगा। तो यहाँ पे मैं एंडल कर रहा हूँ। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, अभी ना हम कुछ एलिमेंट्स फिर से पुश करते हैं। अभी हमने पॉप किए तो वापस कुछ पुश भी कर देता हूँ, पुश बैक 20 एंड पुश बैक। तो यहाँ पर पहले हमने पॉप किए, दो एलिमेंट्स डिलीट किए थे, अब दो एलिमेंट्स हमने वापस ऐड भी कर दिए उसमें। अभी हम ना इंसर्ट फंक्शन कैसे काम करता है वो भी देखते हैं। तो देखिए डी क्यू डॉट इंसर्ट, तो इंसर्ट के अंदर ना आप ऐसा कर सकते हो डी क्यू डॉट बिगिन +1, मतलब आपको एग्जैक्टली वो कहां पर चाहिए वो एलिमेंट आप इंसर्ट कर रहे हो 25,
मतलब ये 25 को मैं डॉट बिगिन मतलब पहले एलिमेंट के बाद मुझे इंसर्ट करना है उसको। पहले तो पुश बैक पुश फ्रंट कर ही रहे थे, मगर वो फिर फ्रंट करोगे तो फ्रंट में जाएगा, बैक करोगे बैक में जाएगा। मुझे चाहिए बिगिन के आगे, तो मैं इसलिए यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन का यूज कर रहा हूँ। तो अभी फिर से मैं सी आउट करता हूँ, यहाँ पे सी आउट डी क्यू आफ्टर इंसर्ट। तो फिर से मुझे फॉर लूप यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, फॉर int x dq cout x cout। ठीक है, तो इस तरीके से आप करोगे तो फिर से अभी जो dq है एट दिस पॉइंट वो भी आपको पता चल जाएगा। अभी और एक मैं एक फंक्शन यूज कर रहा हूँ विच इज dq डॉट इरेज। इरेज कैसा करोगे आप, क्या इरेज करना है आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। मैं इरेज करना चाहता हूँ dq डॉट बिगिन, मतलब पहला वाला जो एलिमेंट है dq के अंदर उसको मुझे अब डिलीट करना है। फिर से आप चाहो तो यहाँ पे फिर से सी आउट करो dq आफ्टर इरेज, फिर से वही फॉर लूप यूज करने का काम। ये अच्छा है क्योंकि सेम चीज बार बार लिखना पड़ता है, आपका कोड भी बड़ा बन जाता है और चीजें क्या है, लिमिटेड 2-3 चीजें होती है उसमें। सी आउट वो उसी तरीके से x प्रिंट करो, स्पेस दे दो और लास्ट में सी आउट एंडल कर दो। ठीक है, सेम है, मतलब ऊपर का ही यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है मैंने। बस मेन पढ़ना क्या है आपको, dq डॉट इरेज। इरेज करता क्या है, जो एलिमेंट आप दोगे उसे इरेज करता है। इंसर्ट क्या करता है, कोई स्पेसिफिक वैल्यू पे इंसर्ट करता है। बाकी तो चीजें काफी सेम ही होती है। और एट द एंड मैं dq डॉट क्लियर कर देता हूँ। जैसा मैंने कहा था, क्लियर क्या करता है, वो सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर देता है। तो dq डॉट क्लियर जैसे ही करोगे आप, अभी इसके बाद और एक फंक्शन हम यूज करते हैं, सी आउट इज dq empty, ऐसा यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। फिर dq डॉट empty एंड यस या फिर नो, वो शो करेगा आपको वैसा, यस या नो शो करेगा उसके हिसाब से dq डॉट empty को। एंड दिस, उसके बाद भी एक सेमीकोलन है, that is after the bracket, and let's just do an handle and return 0। ओके, तो मेन चीजें याद रखना है बस आपको। मेन चीजें मैं बताता हूँ आपको। पहली तो चीज है ये इंक्लूड करना है dq, उसके बाद आपको उसको लिखना कैसे, इंट उसका डेटा टाइप नाम उसका यहाँ पर आगे लिखोगे। फिर पुश बैक पुश फ्रंट, पुश बैक मतलब पीछे पुश कर रहे हो, पुश फ्रंट मतलब सामने एलिमेंट ऐड कर रहे हो। डीक्यू आफ्टर पुश ऑपरेशंस, ऐसा हर स्टेप के बाद आप दिखाओगे ना, तो आउटपुट में अभी क्या चेंज हुआ है, ये फंक्शन डालने से क्या एग्जैक्टली चेंज आया वो पता चलेगा। फिर पहला एलिमेंट और बैक एलिमेंट हमने एक्सेस किया, ये दो फंक्शंस का यूज करके, यहाँ आप देख सकते हो। फिर उसके बाद अगर देखें तो पॉप ऑपरेशंस भी जो हमने किए, पहले पॉप किए दो एलिमेंट्स, तो यहाँ पे फिर से प्रिंट करवा रहा हूँ। फिर उसके बाद पुश बैक हमने और दो एलिमेंट्स कर दिए, एंड एट द एंड हमने इंसर्ट किया बिगिन के बाद। तो बिगिन के बाद आप इंसर्ट करोगे तो अभी जो भी बिगिनिंग पर एलिमेंट था होगा तो उसके आगे वो इंसर्ट हो जाएगा। फिर हमने फॉर लूप से फिर चीज प्रिंट कराई, सारा डीक्यू फिर से प्रिंट होकर आएगा आउटपुट में। और डीक्यू डॉट इरेज किया हमने, क्या इरेज किया, डीक्यू डॉट बिगिन को, मतलब एक कोई स्पेसिफिक एलिमेंट को आप इंसर्ट के जैसा ही इरेज भी कर सकते हो। फिर हमने dq डॉट क्लियर कर दिया लास्ट में। dq डॉट क्लियर क्या करता है, सारे एलिमेंट्स डिलीट कर देता है जितने भी क्यू में। फिर हमने dq डॉट एम्प्टी भी यूज किया, ये क्वेश्चन मार्क यूज किया ताकि यस या नो में हमें आंसर मिले उसके साथ। तो dq डॉट एम्प्टी है या नहीं पूछ रहे हो आप, यस या नो में आंसर मिलेगा। तो अब एम्प्टी है बिकॉज वी हैव यूज्ड क्लियर, तो वहां पे जो है यस आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। ओके, सो मूविंग ऑन, अभी हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जो है स्टैक। तो देखिए स्टैक क्या है, एक कंटेनर अडेप्टर है। ये कंटेनर नहीं है, जैसा वेक्टर कंटेनर था ये कंटेनर नहीं है। इसको आप यूज करते हो वेक्टर लिस्ट वगैरह के अंदर ताकि आप स्टैक के ऑपरेशंस यूज कर सको। जो थे ना, टॉप था, टॉप एलिमेंट वो बताता है। फिर पुश करते हो, आप पुश कहाँ करते हो, हमेशा टॉप पर ही करते हो। फिर पॉप करते हो तो टॉप से ही पॉप होता है, वो डिलीट होता है। तो ये सारी चीजें आप यूज कर पाओगे वेक्टर वगैरह में। तो देखिए ये क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ऑलरेडी सब स्टडी कर ही लिया है अपने एफडीएस में। लास्ट इन हुआ वो मतलब स्टैक के अंदर,
ऑलरेडी कुछ प्रेजेंट है, तो लास्ट में जो इन होता है, जैसे 3 लास्ट में इन हुआ, 2 फर्स्ट इन हुआ था, 3 लास्ट में गया तो वो लास्ट में बाहर चला जाता है। तो ये चीजें होती है लास्ट इन फर्स्ट आउट स्टैक के अंदर। और एक टॉप होता है उसका, ये जो है टॉप है। हमेशा जो भी ऑपरेशन है टॉप पर ही होते हैं। आपको टॉप एक खुद ऑपरेशन होता है जो टॉप का एलिमेंट बताता है। पॉप यूज करते हो तो टॉप का ही एलिमेंट डिलीट होता है। आप पुश करते हो तो भी वो पुश टॉप पे में ही होता है। तो ये सब चीजें आपको याद रखना चाहिए। तो आप यही उसमें लिखा हुआ है कि वेक्टर डीक्यू वगैरह के साथ आप ये कंटेनर अडेप्टर को यूज कर सकते हो। अभी अगर हम फंक्शंस की बात करें तो देखिए सबसे पहला है एम्प्टी। एम्प्टी क्या करता है, एम्प्टी है या नहीं ये बताता है। जैसे हम एफडीएस में इज एम्प्टी ले रहे थे, साइज बताता है कि अभी उसमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है। जितने एलिमेंट्स है उतना साइज आपको देखने को मिलेगा। फिर टॉप क्या बताता है, टॉप का जो भी एलिमेंट है स्टैक के अंदर बहुत सारे एलिमेंट है, तो टॉप वाला जो एलिमेंट है वो रिटर्न किया जाता है इसमें। पुश जी, पुश क्या है, पुश हमेशा टॉप पर ही पुश करता है। तो ये 4 है, तो इसके ऊपर जो भी मैं एलिमेंट है मैं यहाँ पर दे रहा हूँ पुश 5, जैसा वहां पर जी दिया हुआ है, तो 5 जो है मेरा यहाँ पर 4 के ऊपर पुश होगा। और पॉप करूंगा मैं तो इंस्टेंटली जो है टॉप वाला एलिमेंट पॉप भी हो जाएगा। तो ये कुछ फंक्शंस है। अभी हम फीचर्स की अगर बात करें तो ये हमेशा टॉप पर ही ऑपरेट होता है जैसा मैंने कहा। तो फंक्शन कॉल्स या फिर अंडू मैकेनिज्म्स में कई बार यूज किया जाता है, क्योंकि टॉप से ही आपको चीज वो करनी है ना, जो आपने अभी लिखा था नोटपैड में। यहाँ मैंने 4 लिखा और मुझे इंस्टेंटली कंट्रोल जेड करना है, तो मैं इंस्टेंटली उसी को डिलीट कर रहा हूँ। तो ये चीजें करने के लिए स्टैक काफी यूजफुल होता है। प्रॉब्लम सॉल्व करना है आपको, जैसा एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन में, जैसा हम इनफिक्स को पोस्टफिक्स वगैरह में कर रहे थे, उसको आपको इवैल्यूएट करना है, तब स्टैक का यूज किया जा रहा था। फिर पैरेंथेसिस को बैलेंस करना, डीएफएस का यूज करना ग्राफ्स में, ये सारी चीजें स्टैक से काफी हेल्पफुल हो जाती है। अभी हम ठीक है प्रोग्राम देखते हैं टू डेमोन्स्ट्रेट फंक्शनिंग ऑफ स्टैक कंटेनर। सो लेट्स बिगिन। तो जैसे पहले हमने देखा वैसा ये काफी सिमिलर है, बस यहाँ पे इंक्लूड आयोस्ट्रीम करो, आयोस्ट्रीम करने के बाद स्टैक यहाँ पे इंक्लूड करो। स्टैक इंक्लूड करने के बाद नेम स्पेस एसटीडी लिख के स्टार्ट कर दो। तो मेन फंक्शन में यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ, और मेन फंक्शन क्रिएट करने के साथ ही जैसा हमने वेक्टर डिफाइन किया था, स्टैक अभी करेंगे। स्टैक इंट उसका जो डेटा टाइप है और उसका नाम, तो इस तरीके से आपका काम होता है यहाँ पर। फिर उसके बाद ना मैं सारे एलिमेंट्स इसमें पुश करता हूँ। एस डॉट पुश 10, एस डॉट पुश 20, एस डॉट पुश 30। मतलब मैंने 3 एलिमेंट स्टैक के अंदर पुश किए। ये देखिए ये स्टैक है, पहले मैंने 10 पुश किया उसमें, फिर 20 किया, फिर 30 किया। हमेशा टॉप पे ही चीजें आपकी पुश की जाती है। अभी ना मैं इसका इनिशियल स्टैक साइज भी बोलता हूँ, सी आउट इनिशियल स्टैक साइज, यहाँ पर आप लिख सकते हो। और वो स्टैक साइज कैसा आप एक्सेस करोगे, वो एक्सेस करोगे साइज फंक्शन का यूज करके, एस डॉट साइज, इस तरीके से। अभी हम जाते हैं अगले चीज पे। तो अगला आप टॉप एलिमेंट एक्सेस करो, सी आउट टॉप एलिमेंट। टॉप एलिमेंट को एक्सेस करना तो काफी सिंपल है, ऑल यू हैव टू डू इज यूज द टॉप फंक्शन, एस डॉट टॉप, हो गया काम। अभी और हम करते हैं, अभी पॉप करते हैं। पॉप कैसा करोगे आप, पॉप फंक्शन का यूज करके, बिकॉज आई वांट अ नेक्स्ट लाइन आफ्टर इट, सो वी विल डू अ पॉप, एस डॉट पॉप। तो पॉप क्या करता है, जो टॉप एलिमेंट है उसको डिलीट करता है। तो अभी यहाँ पे 30 था, 30 डिलीट हो गया आपका, 10 और 20 बचे हुए। तो आफ्टर पॉप यहाँ मैं लिखता हूँ सी आउट आफ्टर पॉप, जो न्यू टॉप का एलिमेंट है वो क्या है। फिर से आप टॉप को एक्सेस करो तो पता चलेगा, एस डॉट टॉप। तो अभी टॉप का एलिमेंट क्या होगा, अभी जो टॉप का एलिमेंट है वो होगा 20, तो इसका जो आउटपुट आएगा दैट वुड बी 20। फिर चेक करते हैं हम स्टैक एम्प्टी है क्या। तो सी आउट इज द स्टैक एम्प्टी, जैसा हमने पहले किया था क्वेश्चन मार्क का यूज करके यस या नो, वैसे ही मैं बताता हूँ यहाँ पे, इज द स्टैक एम्प्टी। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे फंक्शन एम्प्टी वाला, एस डॉट एम्प्टी यस या फिर नो, इस तरीके से आप शो करोगे। और फिर इसके बाद में एंडल कर देता हूँ। ओके, तो स्टैक एम्प्टी है क्या, तो अभी नो आएगा बिकॉज द स्टैक इज नॉट एम्प्टी, एक ही एलिमेंट पॉप किया हुआ है। अभी ना हम सारे एलिमेंट्स पॉप कर देंगे। कैसे पॉप करोगे, व्हाइल stack is not empty, so use a while loop, जहाँ पे स्टैक जब तक एम्प्टी नहीं होता आप पॉप करते जाओगे एलिमेंट्स को।
पॉप्ड एलिमेंट s top एंड देन s डॉट पॉप। तो कर रहे हैं हम क्या एग्जैक्टली यहाँ पर देखिए, पॉप्ड एलिमेंट और टॉप के एलिमेंट को आप शो कर रहे हो while it is not empty। तो जब तक ये empty नहीं हो रहा है आप कंटिन्यू करते जाओगे। सो एट द मोमेंट ये क्या शो करेगा, पॉप्ड एलिमेंट और टॉप वाला, अभी टॉप पे क्या है 20 है, तो वो शो करेगा पॉप्ड एलिमेंट इज 20, तो 20 आएगा आउटपुट में। और फिर उसके बाद 20 शो करेगा वो, 20 के बाद फिर से आएगा ये पॉप्ड एलिमेंट, 20 तो डिलीट हो जाएगा इंस्टेंटली, दिस विल बी कॉल्ड एंड 20 विल बी डिलीटेड। फिर ये ऊपर से जाएगा पॉप्ड एलिमेंट, अभी क्या एलिमेंट टॉप पे वो है 10, तो 10 आउटपुट होगा और इंस्टेंटली एस डॉट पॉप कॉल होगा, 10 भी डिलीट हो जाएगा, देन इट इज एम्प्टी, तो व्हाइल लूप रुक जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आप एक व्हाइल लूप बनाओ टू पॉप ऑल द एलिमेंट्स एंड द नेक्स्ट थिंग इज टू जस्ट गिव अ मैसेज सी आउट कि जो स्टैक है दैट इज नाउ एम्प्टी, स्टैक इज नाउ एम्प्टी, और उसका साइज क्या है वो आप दिखा लोगे, साइज इज एस डॉट साइज। तो सारी चीजें होने के बाद लास्ट में साइज दिखाओगे और साइज आएगा 0 बिकॉज देयर इज नथिंग, हमने ऑलरेडी उसको एम्प्टी कर दिया हुआ। तो इस तरीके से स्टैक भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स गो टू सेट। तो देखिए सेट क्या है, ये है एक एसोसिएटिव कंटेनर। अभी तक हमने जो भी देखे वो क्या थे, सीक्वेंस कंटेनर्स थे वो। तो एसोसिएटिव कंटेनर क्या करता है, ऑर्डर में स्टोर करता है, किसी भी ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर होती है इन जनरल, तो ऑटोमेटिकली सॉर्ट किया जाता है एक इंटरनल सॉर्टिंग एल्गोरिदम का यूज करके। इंटरनली चीजें आपकी सॉर्ट हो जाती है। इसमें आप इंसर्ट और रिमूव कर सकते हो, लेकिन एलिमेंट्स सारे यूनिक होने चाहिए। यूनिक हो गए मतलब एलिमेंट्स आपके रिटर्न नहीं हो सकते सेट के अंदर, डुप्लीकेशन यहाँ पे नहीं चलता। वन बाय वन सारे फंक्शंस देखते हैं। देखिए तो देखिए बिगिन क्या करता है, बिगिन इटरेटर को रिटर्न करता है फर्स्ट पोजीशन पे, जहां भी फर्स्ट पोजीशन होगी इटरेटर वहां रिटर्न हो जाएगा। एंड क्या करता है, एंड की जो पोजीशन है उसके आगे इटरेटर को भेजता है। साइज क्या करता है, कितना साइज है सेट का, मतलब कितने एलिमेंट्स है सेट के अंदर वो रिटर्न करता है। मैक्सिमम साइज मतलब कितने एलिमेंट्स आप स्टोर कर सकते हो सेट के अंदर, वो आपको पता चलेगा। एम्प्टी ये बताएगा कि एम्प्टी है या नहीं है। इंसर्ट, जो आपको एलिमेंट इंसर्ट करना है वो आप इंस्टेंटली कर सकते हो। इंसर्ट में कर रहा हूं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 7, तो ये 7 क्या हो रहा है, ये इंसर्ट हो जाएगा एक सॉर्टेड मैनर में। लेकिन इसमें एक ये चीज है कि डुप्लीकेशन यहाँ अलाउड नहीं है, इसलिए 7 अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है सेट के अंदर तो ये 7 वहां नहीं जाने वाला, ये कोड इग्नोर कर दिया जाएगा अगर इंसर्ट 7 लिखा हुआ है तो। लोअर बाउंड और अपर बाउंड क्या है देखिए, अगर समझिए मुझे इस 7 को मुझे पता करना है कि मैं 7 को कहाँ इंसर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि वो सॉर्टेड वे में होना चाहिए, तो 7 से बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे जो उसके पीछे होंगे। तो लोअर बाउंड बताता है कि मिनिमम ये 7 कहां पर आप रख सकते हो, मतलब 7 अगर ऑलरेडी भी कहीं पर एग्जिस्ट करता है तो वो कहां करता है वो लोअर बाउंड से आपको पता चलेगा। फिर मैं अगर अपर बाउंड 7 यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, तो ये स्ट्रिक्टली जो वैल्यू है, मेरे को ये नहीं पता करना है कि पहले कितनी वैल्यूज है, उनको स्किप करते हुए मैक्सिमम मैं कहां पर जा सकता हूँ वो अगर पता करना है तो यहाँ पे आप अपर बाउंड यूज करोगे। फिर इसके बाद है मैप। मैप के ऊपर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, सो देख लीजिए एक बार। एसोसिएटिव कंटेनर्स होते हैं ये, मतलब ऑर्डर्ड होते हैं, आपका जो भी है सब कुछ चीजें सॉर्टेड वे में होती है। इसके अंदर की वैल्यू पेयर्स इसमें रखी जाती है, जहां पे हर की यूनिक होती है और उसके हेल्प से आप एलिमेंट्स को सॉर्ट करते हो। वैल्यू जो भी एसोसिएटेड है वो उसके की के बेसिस पर होती है। अब ये की और वैल्यू क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। तो की तो यूनिकली आपको एलिमेंट्स को अगर आइडेंटिफाई करना है, जो हमने पहले देखा, उसके लिए आप की को यूज करते हो। तो देखिए यहाँ पे नेम इज इक्वल टू रोहन है, तो ये जो नेम है ये की है आपकी, और ये रोहन जो है ये वैल्यू है। तो इसके बेसिस पर चीजें सब कुछ स्टोर की जाती है मैप्स के अंदर। ओके, तो चलिए मेथड्स देख लीजिए एक बार। बिगिन वही है, इटरेटर जाता है फर्स्ट पोजीशन पे, एंड इटरेटर जाता है लास्ट के अगले पोजीशन पे। साइज, कितना साइज है मैप का, कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, मैक्सिमम साइज कितने स्टोर कर सकते हो, एम्प्टी है या नहीं है। इंसर्ट की और उसकी वैल्यू, की जो भी आप दे रहे हो नेम और उसका वैल्यू जो भी है वो आप इंसर्ट कर सकते हो मैप के अंदर इस फंक्शन का यूज करके। फिर है इरेज फंक्शन। इरेज फंक्शन से क्या होगा, आप इटरेटर की जो पोजीशन है वो बताओगे और वहां का जो एलिमेंट है
वो इरेज कर दिया जाएगा वहां से। तो मतलब मैं जो भी बता रहा हूँ ये पोजीशन पे डिलीट करना है, दैट विल बी इरेज। और इरेज की से भी आप डिलीट कर सकते हो। तो जो भी एलिमेंट उससे एसोसिएटेड है वो की से वो डिलीट कर दिया जाएगा वहां से। फिर क्लियर तो सारे एलिमेंट्स को आप डिलीट करने के लिए यूज करते हो। जितना भी मैप के अंदर एलिमेंट्स है सब क्लियर हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा मैप के अंदर। सो मूविंग ऑन, लेट्स हैव अ लुक एट दिस फंक्शन। सो लेट्स बिगिन। इसमें आपको बस एक चीज है कि इंक्लूड, जो कर रहे हो उसको आपको इंक्लूड करना है। यहाँ पे मैं मैप हेडर फाइल इंक्लूड करूंगा। फिर नेम स्पेस एसटीडी डालने के बाद मेन फंक्शन से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सो इंट मेन, इसके अंदर मैं सबसे पहले एक मैप क्रिएट करूंगा। तो मैप जो है मेरा, दैट विल बी मैप स्ट्रिंग कॉमा इंट। क्योंकि की वैल्यू पेयर है ना, तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, उसका नाम स्टोर कर रहा हूँ। की में उसका नाम होगा और इंट में उसकी एज होगी। सो इस तरीके से स्टोर करना है। और इसका मैं नाम दे देता हूँ माई मैप, इस तरीके से। अब सारे वैल्यूज इसमें हम स्टोर करेंगे। तो माई मैप, और जो भी आपको नाम देना है, पहले सबसे पहले द फर्स्ट नेम इज एलिस। तो एलिस की जो एज है वो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ 30। इसी तरीके से और दो की वैल्यू पेयर्स हम इसमें ऐड करेंगे। सो द नेक्स्ट नेम इज whose age is 25। और इसके बाद और एक मैं एलिमेंट ऐड करने वाला हूँ, की वैल्यू पेयर 35। ओके, तो ये तीन एलिमेंट्स जो है यहाँ पर ऐड कर दिए। मैप यूज कर रहा हूं मैं मेन फंक्शन के अंदर। अभी हम सारे एलिमेंट्स एक बार प्रिंट करते हैं। सो सी आउट एलिमेंट्स इन द मैप। कैसे आप प्रिंट करोगे, देखो इटरेटर का यहाँ पर अब आपको फिर से यूज करना पड़ेगा। फॉर लूप यूज करोगे, फॉर ऑटो आईटी। जैसा हमने ऑटो के बारे में ऑलरेडी बात की है, ऑटो यूज करते हो आप आईटी का टाइप उसको ऑटोमेटिकली समझने के लिए कंपाइलर को, इज इक्वल टू माई मैप डॉट बिगिन। मतलब आप इटरेटर को कहां पर भेज रहे हो, स्टार्टिंग में, और फिर इसको कहां तक लेके जाओगे आप, लास्ट तक, एंड तक। तो आईटी जो है दैट इज नॉट इक्वल टू माई मैप डॉट एंड। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, इसको बस आपको इंक्रीमेंट कर देना है, प्लस प्लस आईटी। और इसके अंदर मैं दे देता हूँ, there are lots of functions, so let's use a bracket here। and सी आउट क्या करना है आपको, देखो सी आउट आईटी फर्स्ट, और फिर इसके बाद एक मैं ये ऑपरेटर दे रहा हूं, और फिर शो करूंगा आईटी सेकेंड। तो देखिए वो इटरेटर की फर्स्ट जो वैल्यू है, जैसा फर्स्ट डेटा उसका दो है ना, उसके अंदर एक की और एक वैल्यू। तो एक बार मैं की को एक्सेस कर रहा हूं, फिर ये डॉट के बाद मैं उसकी वैल्यू को एक्सेस करूंगा। तो एलिस और उसकी जो भी एज थी वो यहाँ पर शो किया जाएगा। एंड लेट्स जस्ट डू एन एंटर। तो ये फॉर लूप के अंदर होने वाला है ये सब कुछ। तो पहला आएगा, फिर उसके बाद अगला जो नाम है, फिर उसके बाद अगला जो नाम है, वो सब प्रॉपरली प्रिंट होगा। अभी हम क्या करेंगे, एक वैल्यू को एक्सेस करेंगे की के हेल्प से। तो सो टू डू दैट व्हाट यू डू इज यू जस्ट राइट हियर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एज ऑफ बॉब, और उसकी मैं एज को एक्सेस करूंगा। तो उसको एक्सेस करने के लिए आप इस तरीके से करते हो, माई मैप बॉब। तो यहाँ पे इस की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर शो होगी। एज ऑफ बॉब इज वट एवर इज एज वॉज 25। तो और अब एलिमेंट मुझे इरेज अगर करना है तो की के हेल्प से करते हो आप। सारे ऑपरेशंस आर बेस्ड ऑन द की। सो माई मैप डॉट इरेज, एंड हाउ डू यू इरेज इट, यू जस्ट राइट द की विच इज एलिस। ठीक है, इस तरीके से। अभी मैं ना जितने एलिमेंट्स बचे हुए हैं, मैंने एलिस डिलीट कर दिया, अभी बॉब और चार्ली जो बचे हैं उनको मैं शो करूंगा। सो टू डू दैट वी विल डू व्हाट वी डिड एट द बिगिनिंग, सी आउट, यहाँ पे लिख दो एलिमेंट्स आफ्टर डिलीटिंग एलिस, एंड so the next thing is create a for loop again। for में वही करो, ऑटो इटरेटर को ऑटो it is equal to my map dot begin, it is not equal to my map dot end। and the next thing is बस इसको आपको इंक्रीमेंट कर देना है इटरेटर को आपके।
फिर उसके बाद वही जो पहले किया था ना, ये सेम, मतलब यही कोड मैं फिर से नीचे लिख रहा हूँ. सो द नेक्स्ट थिंग इज दिस सी आउट IT फर्स्ट IT मतलब इटरेटर का सेकेंड डेटा एंड लेट्स जस्ट डू एन एंड. तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है फॉर लूप. ठीक है, तो सबसे पहले हमने 3 वैल्यूज प्रिंट किए, फिर एक वैल्यू शो की और एक वैल्यू डिलीट कर दी. किस तरीके से आप एक्सेस करते हो वो दिखाने के लिए. एक डिलीट की तो अभी इसका आउटपुट कैसा आएगा, सिर्फ 2 वैल्यूज का आउटपुट आएगा. अब हम चेक करेंगे ये एम्प्टी है क्या. अपना काम क्या है, मैक्सिमम फंक्शंस यूज करके बताना. सो वी टू शो दैट वी हैव द आइडिया अबाउट इट. तो अभी एम्प्टी वाला फंक्शन यूज करेंगे, mymap.empty. तो अभी एम्प्टी है क्या, अगर इफ इट इज एम्प्टी तो फिर आप प्रिंट करोगे द मैप इज एम्प्टी. और अगर नहीं है एम्प्टी तो वही प्रिंट कर दो, द मैप इज नॉट एम्प्टी. सो द आउटपुट वुड बी द मैप इज नॉट एम्प्टी, क्योंकि अभी है उसके अंदर एलिमेंट्स. मैप इज नॉट एम्प्टी. और एक फंक्शन यूज कर लेना है इसके बाद, साइज वाला भी यूज कर सकते हो. सो इट इज इजी. सी आउट द size of map is my map dot size. ओके, सो दिस इज हाउ यू डू इट. रिटर्न 0 करके आप प्रोग्राम एंड कर सकते हो. सो एक बार फिर से देख लेते हैं प्रोग्राम को. सबसे पहले इंक्लूड करना पड़ेगा मैप को. मैप के इसमें फिर आप उसको डिक्लेयर कर रहे हो. इसके अंदर मैं 2 डेटा टाइप्स यूज कर रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रिंग भी चाहिए और इंटीजर डेटा टाइप भी चाहिए. और उसके बाद 3 मैंने वहां पे वैल्यूज दी. की दिया, की ये की है और ये आपकी वैल्यू. की वैल्यू पेयर्स में हमने स्टोर किया है. फिर सी आउट किया हमने एलिमेंट्स इन द मैप, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो सारे शो होंगे. फिर हमने एक फॉर लूप यूज किया, उसमें हमने ऑटो यूज किया ताकि कंपाइलर को ऑटोमेटिकली समझ जाए इसका टाइप क्या है. फिर mymap.begin पे आप इटरेटर को भेजते हो और उसको तब तक आगे आगे बढ़ाते जाते हो जब तक mymap.end नहीं आ जाता. और एंड क्या होता है, एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट के आगे वाला पॉइंट. फिर उसको आप बढ़ाते जा रहे हो. और IT फर्स्ट जो है यह है उसका फर्स्ट की. और फिर बाद में मैं ये ऑपरेटर देके उसके वैल्यू को भी एक्सेस कर रहा हूँ. सो की वैल्यू. फिर हमने एज प्रिंट की, उसकी एज कैसे प्रिंट की, उस की को एक्सेस करके. तो की आप बोल रहे हो प्रिंट करने को, तो वो उसकी वैल्यू देता है. mymap.erase करके हमने एलिस को इरेज कर दिया. की हमने जैसे ही डिलीट की साथ ही साथ वैल्यू भी उसकी इरेज हो गई. सी आउट फिर हमने किया कि एलिमेंट्स आफ्टर डिलीटिंग एलिस, और यही चीज हमने फिर से की फॉर लूप से, क्योंकि हम चाहते हैं कि डिलीशन के बाद अभी क्या बचा हुआ है वो दिखाना. तो वो भी प्रिंट हो गया. उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है इफ mymap.empty, मतलब अगर mymap empty है तो ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए. तो अभी तो नॉट एम्प्टी होगा क्योंकि एम्प्टी है नहीं वो. फिर उसके बाद आप एट द एंड साइज वाला भी फंक्शन यूज करके दिखा सकते हो. तो यहाँ पे हमारा मैप जो है खत्म हो जाता है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू एल्गोरिथम्स. अभी देखते हैं हम एल्गोरिथम्स के बारे में. तो देखिए STL जो है ना हमको 80 जेनेरिक एल्गोरिथम्स से भी ज्यादा एल्गोरिथम्स देता है जो हम कंटेनर्स वगैरह पे यूज कर सके. जो भी वेक्टर्स, अरेज है, उनको अगर उनके साथ हम ये एल्गोरिथम्स का यूज कर सकते हैं STL स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के हेल्प से. उसमें आपको क्या करना पड़ता है, बस इंक्लूड करना पड़ता है एल्गोरिथम के हेडर फाइल को. जैसे ही आप ये कर सकते हो, ये जितने भी 80 जेनेरिक एल्गोरिथम्स है वो बहुत कुछ है. मतलब सॉर्टिंग के लिए कुछ है, कुछ सर्चिंग के लिए है. सॉर्टिंग में भी अलग अलग सॉर्ट के लिए अलग अलग फंक्शंस है. डायरेक्टली आपको फंक्शंस का यूज करके काम कर सकते हो. तो ये सब अवेलेबल है ड्यू टू STL. और ये सारे स्टैंड अलोन फंक्शंस है. स्टैंड अलोन फंक्शंस की वजह से आप डायरेक्टली इनको यूज कर सकते हो. इनको कुछ इंप्लीमेंट करके फिर बनाने की जरूरत नहीं है. जैसा बाइनरी सर्च आपको बनाना है तो बाइनरी सर्च पूरा इंप्लीमेंट करो फिर बाइनरी सर्च का फंक्शन यूज करो, ऐसा नहीं है. डायरेक्टली आप बाइनरी सर्च यूज कर सकते हो बिकॉज इट इज अवेलेबल इन STL. तो ये एल्गोरिथम्स है. तो इनको आप इटरेटर्स के साथ यूज करते हो कि कंटेनर एलिमेंट्स पे आपको जो भी काम करवाना है वो इजीली आप कर पाओ. दे आर यूज्ड विद इटरेटर्स. अब आते हैं हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स पर. तो देखिए सॉर्टिंग का मतलब क्या है, एलिमेंट्स जो भी है उनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में सॉर्ट करना. C++ के अंदर क्या है, एक बिल्ट इन सॉर्टिंग फंक्शन होता है जिसका नाम होता है सॉर्ट.
जो बहुत एफिशिएंट होता है। तो डायरेक्टली आप सॉर्ट फंक्शन का यूज करके जो भी सॉर्ट करना है वो करवा ले सकते हो। तो ये जो सॉर्ट फंक्शन है ना, ये इंटरनली इंट्रो सॉर्ट यूज करता है। अब ये इंट्रो सॉर्ट क्या है? ये कॉम्बिनेशन है क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट का। तो वो एक्चुअली में क्या होता है, क्विक सॉर्ट ही हमेशा यूज किया जाता है। आप नॉर्मली सॉर्टिंग अगर करोगे ना तो क्विक सॉर्ट ही यूज किया जाएगा। लेकिन अगर वो ज्यादा टाइम ले रहा है, n log n से भी ज्यादा टाइम अगर वो ले रहा है, तो n log n से ज्यादा टाइम अगर वो ले रहा है तो वो हीप सॉर्ट के पास चले जाता है। तो वो हीप सॉर्ट वहां पर यूज होगा। और अगर ऐसा है कि बहुत ही छोटी सी अरे है, ज्यादा कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है, तब वो केस में इंसर्शन सॉर्ट यूज किया जाएगा। तो ऐसा कुछ सॉर्ट फंक्शन काम करता है। प्रोटोटाइप देखिए, सॉर्ट स्टार्ट एड्रेस और एंड एड्रेस। इसमें आप स्टार्ट एड्रेस देते हो कि आपको सॉर्टिंग कहां से करनी है, और आप एंड एड्रेस देते हो कि आपको सॉर्टिंग कहां पे खत्म करनी है। ऑल्सो अदर थिंग इज दैट वो जो 80 जेनेरिक एल्गोरिथम्स के बारे में बात कर रहा था, वो सारे मैंने नोट्स में दिए हुए हैं, उनके एक छोटे छोटे डेफिनेशन के साथ। बहुत सारे हैं वो, तो आप बस उन पे से एक बार नजर डाल लीजिए। इतना कुछ स्टडी करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि उस पर क्वेश्चन एज सच आया नहीं है एग्जाम में। मेन इस पर ही आता है, सॉर्टिंग और सर्चिंग के ऊपर। सो एल्गोरिथम्स रिलेटेड आर सॉर्टिंग एंड सर्चिंग, लेकिन दूसरे पर भी आप देख ले सकते हो, दे आर इजी टू अंडरस्टैंड। तो यही था स्टार्ट एड्रेस और एंड एड्रेस में। जैसे बोल रहा हूं, तो स्टार्ट एड्रेस आपको बताता है फर्स्ट एलिमेंट का, और जो एंड एड्रेस है वो बताता है आपको लास्ट एलिमेंट के अगले का। मतलब लास्ट आपका जो भी है, जैसा इटरेटर एंड में जाता था उसके अगले वाले पे जाता था, वैसा ही ये जो एंड एड्रेस है वो लास्ट के बाद वाले का होता है, और स्टार्ट एड्रेस होता है बिगिनिंग का। तो वो आप बताते हो तो सॉर्टिंग यहाँ पे इजीली होती है आपकी स्टार्ट एड्रेस से एंड एड्रेस के रेंज में। स्टेबल सॉर्ट अब क्या होता है देखिए, स्टेबल सॉर्ट वो होता है जिसमें रिलेटिव ऑर्डर जो है एलिमेंट्स का वो प्रिजर्व्ड रहे। रिलेटिव ऑर्डर प्रिजर्व्ड रहने का मतलब क्या है देखिए, ये क्या गारंटी करता है, अगर दो एलिमेंट्स इक्विवेलेंट है, देयर ऑर्डर इन द ओरिजिनल कंटेनर वो सेम रहेगा सॉर्टिंग के बाद। मतलब अगर दो सेम चीज है तो वो इधर उधर नहीं होनी चाहिए, वो साथ में ही होनी चाहिए। अगर वैसा है तभी आप बोलोगे कि एल्गोरिथम सॉर्टिंग जो है वो स्टेबल हुई है। तो उसके लिए आप स्टेबल सॉर्ट फंक्शन यूज करते हो। ये देखिए, इसका एग्जांपल देख के समझेगा। वॉइड स्टेबल सॉर्ट, इसके अंदर आप एक रेंज देते हो, रेंज बिगिन और रेंज एंड। तो रेंज बिगिन का मतलब क्या है, बिगिनिंग आपकी जहां से हो रही है उस सॉर्टिंग की, उस एंड तक। और फिर उसके अंदर आप एक ये एक्स्ट्रा ऑप्शनल चीज भी डाल सकते हो, ऑप्शनल पैरामीटर है, डालने की जरूरत है नहीं, जो बताता है कि सॉर्टिंग करनी कैसी है। अगर कुछ अजीब सी सॉर्टिंग है तो आप उसको शो करोगे कि ऐसा रहा तभी सॉर्ट करना। तो रेंज बिगिन और रेंज एंड तो दोगे ही आप, आपका जो भी स्ट्रिंग होगा उसको सॉर्ट करना है या इनटू के वैल्यू सॉर्ट करना है, किस तरीके से करना है वो आप इसके अंदर दिखा सकते हो। तो एक एग्जांपल यहाँ पर हम देखते हैं, हाउ टू डू द स्टेबल सॉर्ट। तो देखिए, मैं कैसे स्टार्ट करूंगा, वेक्टर बनाऊंगा सबसे पहले। तो वेक्टर उसका डेटा टाइप, स्ट्रिंग डेटा टाइप ले रहा हूं यहाँ पर, और वेक्टर का नाम। तो इसका मैं जो भी डेटा है वो यहाँ पर लिखता हूँ। स्ट्रिंग लिया है हमने तो कुछ नाम इसमें हम यूज करेंगे। सो आई एम यूजिंग एन एप्पल, एप्पल। अभी मुझे इसको डेटा को अरेंज करना है, बट नॉट इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मुझे इसको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग। इसके अंदर कितने 1 2 3 4 5 5 है, तो ये पहले होना चाहिए, फिर उसके बाद उसके बाद। तो इस तरीके से मुझे स्टोर करना है, तो वैसा करना है तो उसके लिए मैं स्टेबल सॉर्ट यूज कर रहा हूं यहाँ पर, स्टेबल सॉर्ट। और स्टार्टिंग एड्रेस जो भी होगा, तो स्टार्टिंग एड्रेस मुझे स्टार्टिंग से ही करना है एप्पल से, सो आई एम यूजिंग वेक्टर डॉट बिगिन, और इसके बाद वेक्टर डॉट एंड, एंड एड्रेस, स्टार्ट एड्रेस एंड एड्रेस। अब यहाँ पर भी आप क्लोज कर सकते हो, लेकिन और एक ऑप्शनल फंक्शन आप देना हो तो दे सकते हो, विच इज योर बाइनरी प्रेडिकेट फंक्शन, जो ये दिखाता है कि सॉर्टिंग करना कैसा है। तो देखिए वो कैसे लिखोगे आप, सो यू यूज दिस ऑपरेटर, और उसके बाद कांस्टेंट स्ट्रिंग, और उसका जो भी इंस्टेंस है वो लिखो रेफरेंस, और फिर उसके बाद कांस्टेंट स्ट्रिंग दूसरे वाले का रेफरेंस। फिर इसके बाद रिटर्न करो a डॉट साइज इज स्मॉलर देन b डॉट साइज, इस तरीके से। सो दिस इज डन, यू कैन क्लोज दिस, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्टेबल सॉर्ट को एग्जाम्पल दे सकते हो। तो इसमें क्या होने वाला है, ये जो एप्पल बनाना चेरी एप्पल है, इसका आउटपुट
ओके, उसका आउटपुट दिया नहीं मैंने, लेकिन यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, वो इसी तरीके से आएगा। सबसे पहले ये 5 है तो ये 5 आएगा, और ये भी 5 है ना तो ये उसके साथ आएगा। अगर आप स्टेबल सॉर्ट नहीं करते हो ना, नॉर्मल सॉर्ट करते हो, तो वैसा नहीं होता। सेम वाले जो होते हैं वो यहाँ वहां जा सकते हैं। सो द आउटपुट वुड बी एप्पल एप्पल, और ये 4 और 2 6, ये 4 और 2 6, ये पहले आएगा और फिर ये पहले आएगा। उस तरीके से स्टेबल सॉर्ट होता है। सो मूविंग ऑन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज पार्शियल सॉर्ट। पार्शियल सॉर्ट इसलिए यूज करते हैं हम अगर हमको आधी चीज सॉर्ट करनी है। पूरा वेक्टर या पूरी लिस्ट जो भी है उसको सॉर्ट नहीं करते हुए बस थोड़ा सा चीज सॉर्ट करनी है, सो यू यूज पार्शियल सॉर्ट। तो वही लिखा हुआ है इसमें, थोड़ा आप छोड़ दे सकते हो और आधा सॉर्ट कर सकते हो। अगर अपने को स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स जो है उतने ही सॉर्ट करने, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। वैसे ही करो, सबसे पहले तो वेक्टर बनाएंगे हम। वेक्टर डेटा टाइप में उसमें इंट ले रहा हूँ, तो एलिमेंट्स इसमें मैंने ले लिए 12 7 9 5 15 8, इस तरीके से। अभी मैं पार्शियल सॉर्ट फंक्शन यूज करूंगा। सो पार्शियल सॉर्ट स्टार्टिंग एड्रेस एंड द एंड एड्रेस। अब एंड एड्रेस पूरा नहीं दे सकता मैं, वेक्टर डॉट एंड दे दूंगा तो वो पूरा ही सॉर्ट हो रहा है। पार्शियल सॉर्ट में क्या सेंस है? तो इसमें आप कैसा करते हो, इसमें आप इस तरीके से दोगे, वेक्टर डॉट बिगिन +3, मतलब आगे के हमको सिर्फ 3 एलिमेंट्स ही सॉर्ट करने, तो वो 1 2 3 इस तरीके से सॉर्ट किया जाएगा वहां पे काम आपका। तो यू कैन जस्ट, यू नीड टू राइट दिस, और उसके बाद वेक्टर डॉट एंड लिख दो आप। ओके, तो वेक्टर डॉट एंड का ऐसा मतलब नहीं है कि लास्ट तक सॉर्ट होने वाला है, वो लिखना है आपको बस। तो बस सॉर्टिंग जो है यहाँ से यहाँ तक ही होने वाली है, तो सिर्फ जो पहले के 3 एलिमेंट्स हैं उतने ही आपके सॉर्ट होंगे। ब्रैकेट बस एग्जाम्पल, तो ये इतना आप याद रख सकते हो। अब आते हैं हम हीप सॉर्ट के ऊपर। ओके, तो अभी हम देखते हैं हीप सॉर्ट के बारे में। हीप सॉर्ट एक ऐसा फंक्शन है एसटीएल एल्गोरिथम में जो आप सॉर्टिंग कर सकते हो एलिमेंट्स जो ऑलरेडी हीप रेंज के अंदर होते हैं। तो अगर हीप रेंज के अंदर एलिमेंट्स है तभी आप हीप सॉर्ट यूज कर सकते हो। ये असेंडिंग ऑर्डर में काम करता है, और पहले एलिमेंट्स जो भी है वो एक हीप स्ट्रक्चर में अरेंज होने चाहिए। हीप रेंज में चाहिए आपके एलिमेंट्स, मतलब हीप स्ट्रक्चर होना चाहिए सॉर्टिंग के पहले, तभी आप हीप सॉर्ट यूज कर पाओगे। तो देखिए, हीप सॉर्ट का भी सिंपल एग्जांपल ऐसे दे दीजिए, वेक्टर इंट, कुछ भी एलिमेंट्स डाल दो जो भी सॉर्ट करना है आपको। उसके बाद फिर सबसे पहले आपको हीप बनाना पड़ता है, तो हीप का फंक्शन आपको इस तरीके से यूज करना पड़ेगा, मेक हीप। और कितनी हीप बनानी है आपको, बिगिन से लेके एंड तक, स्टार्टिंग से एंड तक। और फिर उसके बाद आप सॉर्ट करोगे हीप को, कंप्लीट हीप पहले आप बनाओगे, फिर उसके बाद सॉर्ट करोगे, वेक्टर डॉट बिगिन से लेके वेक्टर डॉट एंड। ओके, तो इस तरीके से आप एक एग्जांपल दे सकते हो हीप सॉर्ट का। अभी हम ना एक प्रोग्राम देखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिंग द यूज ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम। सॉर्टिंग एल्गोरिथम कैसे काम करता है वो आप शो करोगे। तो इसके अंदर सबसे पहले तो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा दो चीजें जो आप यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ एल्गोरिथम, और फिर साथ ही साथ हम वेक्टर भी यहाँ पे यूज करने वाले हैं, तो आपको वेक्टर भी इंक्लूड करना पड़ेगा। और सादा आईओ स्ट्रीम तो करोगे ही, और फिर नेम स्पेस एसटीडी लिखने के बाद स्टार्ट करो। मेन फंक्शन यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ मैं, एंड आफ्टर आई क्रिएट द मेन फंक्शन आई विल इनिशियलाइज द वेक्टर। तो देखिए, अभी ना कई जगह पर एसटीडी लिखा हुआ होता है, तो मैं उस केस में आपको दिखा रहा हूं। अगर आप यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी नहीं लिखते हो ना प्रोग्राम में, तो आपको हर जगह पे एसटीडी खुद लिखना पड़ता है। तो फिर ये देखिए, हर जगह आप एसटीडी लिखोगे, आपको कई जगह पर नोट्स के अंदर ये ऐसा इस फॉर्म में दिखेगा, इसलिए एक एग्जांपल में ऐसा भी दिखा रहा हूँ, एसटीडी वेक्टर इंट इज इक्वल टू 12 7 9 3 5 15 और 8। ओके, तो एक मैंने वेक्टर इनिशियलाइज किया, उसके अंदर कुछ इंटीजर्स है। अभी मैं बिफोर सॉर्टिंग और आफ्टर सॉर्टिंग कैसे एलिमेंट्स दिखने वाले वो दिखाऊंगा। सो आई एम यूजिंग एसटीडी सी आउट। अगर मैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी यूज कर लूंगा ऊपर, तो ये एसटीडी एसटीडी कहीं लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट टू शो यू आई एम राइटिंग वन प्रोग्राम लाइक दिस, बिफोर सॉर्टिंग एंड आफ्टर सॉर्टिंग भी दिखाएंगे, बट फर्स्ट वी नीड टू सॉर्ट इट। सो
बिफोर सॉर्टिंग कैसा दिखाओगे आप? फॉर लूप का यूज करके, फॉर लूप का यूज करके सारे इटरेट करो, ट्रेवर्स करो इटरेटर का यूज करके और सारे एलिमेंट्स प्रिंट करो। फॉर इंट नम इन वेक्टर, ओके। तो इंट यहाँ पे नम नाम दिया हुआ है, वेक्टर के अंदर आप सी आउट कर दोगे। सी आउट भी एसटीडी के साथ यूज करना पड़ेगा बिकॉज वी बीन यूजिंग एसटीडी, हमने नेम स्पेस एसटीडी नहीं लिया हुआ है। तो सी आउट करो नम को और बस एक स्पेस दे दो, ब्लैंक स्पेस। तो फिर एक नंबर आएगा 12, फिर स्पेस आएगी 7। तो फॉर लूप है ना, वो चलता जाएगा अंटिल इट रीचेस द एंड, एंड ऑल यू हैव टू डू इज क्लोज दिस। और फिर आप नीचे भी आप एक एसटीडी डाल दो, एसटीडी सी आउट एंड एल, बिकॉज वी नीड वन मोर लाइन आफ्टर इट। अंदर भी डालोगे तो चलेगा बिकॉज वी यूज्ड ब्रैकेट्स, तो वी अगर आप नीचे लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें आउटपुट आपका वैसा आएगा, 12 के बाद 7 नीचे चला जाएगा, 12 7 9 ऐसा आउटपुट आएगा, इसलिए इट्स बेटर टू कीप इट आउटसाइड। ठीक है, तो ये इतना काम होने के बाद नाउ वी डू द सॉर्टिंग पार्ट। तो कैसे करोगे आप? एसटीडी सॉर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं सॉर्ट फंक्शन को। तो सॉर्ट फंक्शन का यहाँ पर यूज करोगे और फिर स्टार्टिंग एड्रेस और एंड एड्रेस देना है आपको। सो वेक्टर डॉट बिगिन इज द स्टार्ट एड्रेस एंड देन वेक्टर डॉट एंड इज द एंड एड्रेस, जहाँ पे सॉर्टिंग रुका देनी है। तो इस तरीके से सॉर्टिंग होती है। हो गया सॉर्टिंग का काम। अब इसके बाद हम प्रिंट कर देंगे आफ्टर सॉर्टिंग। तो वो प्रिंट करने के लिए सिंपल एसटीडी सी आउट आफ्टर सॉर्टिंग, इसके बाद द नेक्स्ट थिंग टू डू इज यूज अ फॉर लूप टू शो एवरीथिंग। तो फॉर इंट नम इन वेक्टर यहाँ पे क्या प्रिंट करूंगा मैं? सारे नंबर्स जो भी वहां पे थे। तो उसके लिए सी आउट वी हैव टू प्रिंट दिस, और बस एक के बाद एक स्पेस चाहिए, इसलिए एक स्पेस दे दो, ब्लैंक स्पेस, एंड इट्स ओवर। वी विल जस्ट लीव अ लाइन आफ्टर दिस। ओके, तो इस तरीके से सॉर्टिंग का फंक्शन हमने क्रिएट किया। रिटर्न 0 लिख देना। ओके, तो देखिए एल्गोरिदम वेक्टर डाला हमने यहाँ पे, आयोस्ट्रीम भी डाला, बट वी डिडंट ऐड नेमस्पेस एसटीडी इन दिस प्रोग्राम। तो नेमस्पेस एसटीडी नहीं डालने से हर जगह पे मैं एसटीडी लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैंने वेक्टर इनिशियलाइज किया, कुछ एलिमेंट्स उसमें डाले, फिर बिफोर सॉर्टिंग करके सारे एलिमेंट्स एक बार प्रिंट किए फॉर लूप का यूज करके। फिर उसके बाद सॉर्टिंग का फंक्शन यहाँ पे यूज कर लिया। सॉर्टिंग का फंक्शन क्या होता है? सॉर्ट और बिगिनिंग का एड्रेस और एंड का एड्रेस आप देते हो उसमें। फिर उसके बाद फिर से प्रिंट किया, सेम पहले की स्टेप कॉपी की, और उसमें फिर से प्रिंट करूंगा। तो एक बार अनसॉर्टेड वेक्टर दिखेगा आपको आउटपुट में और एक बार सब कुछ सॉर्टेड दिखेगा, एंड देन रिटर्न 0 एंड एवरीथिंग एंड्स। नाउ मूविंग ऑन टू सर्चिंग एल्गोरिथम। सॉर्टिंग यहाँ पे खत्म हुआ, अब आते हैं हम सर्चिंग के पार्ट पे। तो इसका क्या क्या काम है आपका? कोई एक स्पेसिफिक चीज ढूंढनी है अगर किसी वेक्टर में, लिस्ट में, तो आप सर्चिंग एल्गोरिथम्स का यूज करते हो। बाइनरी सर्च जो है ना, इनमें से सब में ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि उसकी टेक्निक्स काफी एफिशिएंट है और टाइम भी उसको कम लगता है। ओ लॉग एन उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो आप बाइनरी सर्च ही आप देखो अच्छे से। ये एक डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच यूज करता है। क्या करता है वो? वेक्टर को या लिस्ट को, अरे को, जिसको भी है, डिवाइड कर देता है दो पार्ट्स में और फिर उसमें सर्च किया जाता है। मतलब कैसा करते हो? आपको एफडीएस से याद ही है, फिर भी आई रिमाइंड एवरीथिंग। क्या होता है देखिए, एक वेक्टर होती है, उसके अंदर सारे एलिमेंट्स होते हैं। वो एलिमेंट्स का आप मिड ढूंढते हो कहीं से, तो भी मिड यूज करते हो। मिड का फॉर्मूला होता है लो प्लस हाई माइनस लो अपॉन 2। तो वो फॉर्मूले से एक मिड पता चलता है। फिर वो मिड मिलने के बाद आप चेक करते हो वो इक्वल है क्या। अगर जो एलिमेंट आप ढूंढ रहे थे वही मिड निकल गया तो काम हो गया, हो गया आपका काम, सर्च कंप्लीट। लेकिन अगर मिड बड़ा है, अगर बड़ा है तो आप लेफ्ट सब अरे में आगे की सर्च कंटिन्यू करते हो, और अगर मिड छोटा है तो फिर आप राइट सब अरे में कंटिन्यू करते हो। तो ये चीज उसके अंदर होती है। हाँ, यही एग्जांपल है प्री कंडीशन और कंपैरिजन। कंपैरिजन जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, मिड एक बार इक्वल टू आपके की हो जाएगा और एक बार मिड ग्रेटर देन की होगा। अगर ग्रेटर देन की हो गया तो लेफ्ट में जाओगे आप, लेफ्ट सब अरे, और अगर मिड लेस देन की है तो आप जाओगे सर्च करने राइट सब अरे में।
मिड इज इक्वल टू की तो काम ही हो गया। और प्री कंडीशन क्या है इसकी कि आपका जो अरे वेक्टर जो भी है वो सॉर्टेड होना चाहिए ऑलरेडी। अगर सॉर्टेड नहीं है तो बाइनरी सर्च अप्लाई नहीं कर सकते वहां पे। तो ये इसकी प्री कंडीशन है। वर्किंग क्या है बाइनरी सर्च की? तो देखिए फंक्शन प्रोटोटाइप, बाइनरी सर्च फंक्शन का नाम, स्टार्ट एड्रेस दोगे आप, एंड एड्रेस दोगे, जो भी वेक्टर डॉट बिगिन वेक्टर डॉट एंड, और वैल्यू जो भी आपको ढूंढनी है बाइनरी सर्च के अंदर, बाइनरी सर्च के थ्रू। टाइम एफिशिएंसी देखिए, टाइम काफी फास्ट है कंपेयर टू अदर वंस। इसका टाइम जो होता है दैट इज लॉग एन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफी अच्छी है और इसकी सिंप्लिसिटी भी है, बिकॉज ज्यादा कुछ नहीं है। फिबोनाची सीरीज में बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत सिंपल है। मिड ढूंढो, अगर बड़ा है तो लेफ्ट में जाओ, छोटा है तो राइट में जाओ, कंटिन्यू करते जाओ जब तक एंड में आपको एलिमेंट मिल नहीं जाता या फिर स्पेस खत्म हो जाती है, एलिमेंट आपको मिलता ही नहीं है, तो जब तक आप वो करते जाते हो। लिमिटेशन क्या है इसकी? सॉर्टिंग आपको पहले ही करके रखनी पड़ती है, मतलब एक्स्ट्रा काम लग रहा है आपको, ओवरहेड जिससे बढ़ रहा है आपका, एक्स्ट्रा काम सॉर्टिंग का लग रहा है, तो ये एक इसका ड्रॉबैक है। अनसॉर्टेड के लिए कुछ काम का नहीं है, और डायनामिकली चेंजिंग डेटा के लिए भी कुछ काम का नहीं है, क्योंकि उसमें डेटा नया नया आता जाएगा, तो वहां पे भी ये कुछ काम का है नहीं। तो अभी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम बाइनरी सर्च का। सो लेट्स बिगिन। इसमें आपको आयोस्ट्रीम डालना है, एल्गोरिदम डालना है और वेक्टर डालना है। एल्गोरिदम आप डालते हो, ये जब व्हेन वी इंक्लूड एल्गोरिदम, इससे क्या होता है, जो भी एसटीएल के एल्गोरिदम के फंक्शंस है, बाइनरी सर्च, सॉर्टिंग, वो सब हम यूज कर सकते हैं। और हमको वेक्टर भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वेक्टर में ही सर्च करना है वो एलिमेंट। सो वी हैव इंक्लूडेड 2 हेडर फाइल्स। फिर नेम स्पेस एसटीडी भी यहाँ पे यूज कर लो, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। एंड द नेक्स्ट थिंग इज इंट मेन, वेक्टर ले रहा हूं मैं जिसका डेटा टाइप इंट है, और इसका नाम मैं रख रहा हूँ VEC, एंड विच इज इक्वल टू 1,3,5,7। ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ सॉर्टेड है, सॉर्टेड अरे दे रहा हूं ना मैं। इफ बाइनरी सर्च देखिए, बाइनरी सर्च स्टार्ट एड्रेस, स्टार्ट एड्रेस, एंड एड्रेस, और साथ ही साथ जो वैल्यू ढूंढनी है, मुझे 7 ढूंढना है यहाँ पर। तो इस तरीके से मैं इफ यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। इफ दिस केस इज सेटिस्फाइड, जस्ट एक मैं मैसेज प्रिंट कर दूंगा कि एलिमेंट फाउंड। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं एक मैसेज प्रिंट कर दूंगा कि एलिमेंट नॉट फाउंड। रिटर्न 0 करके एंड कर दो। ओके, तो काफी सिंपल प्रोग्राम है, कुछ भी है ही नहीं इसमें। सिंपल है कि बस वेक्टर बना दो, एक वेक्टर का नाम रखा है VEC। अगर बाइनरी सर्च बना रहे हो आप, बाइनरी सर्च में वेक्टर डॉट बिगिन वेक्टर डॉट एंड और 7 वैल्यू टू फाइंड आपने रख दी, अगर वो मिल जाता है, अगर ये फंक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो आप क्या प्रिंट करोगे? एलिमेंट फाउंड। अगर ये नहीं होता है फंक्शन, काम वैसा नहीं करता जैसा करना चाहिए, तो आप रिटर्न करोगे एलिमेंट नॉट फाउंड और रिटर्न कर दोगे 0। तो इस तरीके से बाइनरी सर्च भी हो गया। अब आते हैं मिन मैक्स एल्गोरिथम्स के ऊपर। बहुत ही ज्यादा सिंपल चीज है। ये क्या करता है, बस जो भी अरे है आपकी, उसमें से स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू, ये दो चीजें बता देता है। फंक्शन का नाम क्या है? मिन मैक्स। इसको एल्गोरिथम हेडर फाइल के अंदर ही हम डिफाइन करते हैं, हम नहीं करते डिफाइन, वो ऑलरेडी डिफाइंड होता है। मिन मैक्स ए कॉमा बी, दो टाइप्स है इसमें। देखिए, एक है ए कॉमा बी, मतलब आप दो ही एलिमेंट्स देते हो उसमें एज पैरामीटर्स, और वो दो में से जो मैक्सिमम है वो बताता है और मिनिमम है वो बताता है। और एक है मिन मैक्स, और उसमें आप देते हो अरे ऑफ एलिमेंट्स, मतलब बहुत सारे आप एलिमेंट्स देते हो, उसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू वो रिटर्न करता है, मिन मैक्स फंक्शन। ओके, तो ये दो चीजें हैं। अभी हम इसका ना एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। यहाँ बाइनरी सर्च लिखा हुआ है, इट्स एक्चुअली एन एग्जांपल ऑफ मिन मैक्स। तो इसमें इंक्लूड वैसा ही करना है आपको, एल्गोरिदम इंक्लूड करना है, बिकॉज वी नीड टू यूज द मिन मैक्स फंक्शन। और साथ ही साथ एल्गोरिदम के साथ आप क्या इंक्लूड करोगे? यू विल इंक्लूड वेक्टर, बिकॉज वी नीड टू ऑल्सो यूज वेक्टर टू फाइंड द मिनिमम एंड मैक्स आउट ऑफ इट। और फिर नेम स्पेस एसटीडी में मैं यूज करूंगा यहाँ पर। इंट मेन
मेन फंक्शन क्रिएट किया। मेन फंक्शन के अंदर मैं एक एग्जांपल वेक्टर बना रहा हूँ, वेक्टर इंट। अभी मैं इसका नाम ना ARR दे रहा हूँ, VEC देने के बजाय, लेट्स कीप इट बिट डिफरेंट। एंड द एलिमेंट्स आर 42, 15, 78, 4, 56 एंड 19। आउट ऑफ दिस वो मुझे बताएगा मिनिमम कौन सा है और मैक्सिमम कौन सा है। तो यहाँ पे ना हम एक यूज कर रहे हैं ऑटो रिजल्ट। अभी ये ऑटो मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि रिजल्ट का जो टाइप है ना, ये है रिजल्ट का टाइप, वेक्टर इंट अरे। तो ये वेक्टर इंट, ये ARR ना, इट्स जस्ट अ नेम, वो कुछ अरे वगैरह है नहीं। और यू नो व्हाट, आई जस्ट कीप इट VC सो इट्स सिंपल। तो ठीक है, यही है, ये इतना हमारा टाइप है। तो वो ऑटो में लिख दे रहा हूँ ये समझने के लिए कि वो टाइप है। द कंपाइलर विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड। इसमें जो मैं फंक्शन यूज करने वाला हूँ दैट इज min max अंडरस्कोर एलिमेंट। तो ये क्या करता है, ये रिटर्न नहीं करता, ये बस पता करता है कि इनमें से कौन सी वैल्यू है, और वो पता करने के बाद हम उसको सेपरेटली प्रिंट करेंगे। अगर मैं min max एलिमेंट की जगह min max यूज करता हूं ना, देन इट विल रिटर्न। ओके, सो दैट्स द डिफरेंस, ज्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें। और इसमें जो स्टार्ट और एंड है, मैं बता देता हूँ इसको। वेक्टर डॉट बिगिन से हमें वेक्टर डॉट एंड तक सर्च करना है, एंड वी नीड टू फाइंड व्हाट द मैक्सिमम और मिनिमम इज। तो वो किस में स्टोर होगा, इस रिजल्ट के अंदर स्टोर होगा, और इस रिजल्ट को हम बाद में प्रिंट कर देंगे। So give a cout vector for int num VEC। तो इसके अंदर मैं सिंपल काम कर रहा हूँ, विच इज cout कर रहा हूँ एक num। ओके, क्यों कर रहा हूं मैं ये फॉर लूप का यूज करके, सारे एलिमेंट्स को एक बार प्रिंट कर रहा हूं। तो वेक्टर के अंदर आपको एक बार सारे एलिमेंट्स दिख जाएंगे वो कोड आउटपुट में आपके। फिर उसके बाद मैं सी आउट कर दूंगा, सिंपल सी आउट मिनिमम वैल्यू रिजल्ट। अभी देखिए रिजल्ट में ना वी नीड टू यूज इट एज अ पॉइंटर, क्योंकि हमको रिजल्ट पूरा नहीं चाहिए, वी वांट रिजल्ट का फर्स्ट, रिजल्ट डॉट फर्स्ट चाहिए ना। तो वो आपको साथ में एक पॉइंटर यूज करना पड़ता है, सो इट अंडरस्टैंड्स व्हाट यू वांट। सो रिजल्ट डॉट फर्स्ट एंड यू नीड टू डू एन एंड, बस हो गया। तो ये क्या होगा, रिजल्ट डॉट फर्स्ट से रिजल्ट का जो फर्स्ट वाला डेटा है वो आपको शो करेगा, मतलब मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू यहां से मिलेगी आपको, फिर उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू भी बस ऐसा ही बताओ, मैक्सिमम वैल्यू रिजल्ट डॉट सेकेंड, और इसको भी मैं हैंडल कर देता हूँ, हो गया। एंड लेट्स क्लोज इट। सो ऑल्सो एक रिटर्न डाल दो, ये यहाँ पे काम हो गया। तो आउटपुट कैसा आने वाला है आपका, आउटपुट में सबसे पहले वेक्टर लिख कर आएगा और सारे एलिमेंट्स दिखेंगे जो भी एलिमेंट्स थे। फिर उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू, जो भी उसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू थी और जो भी मिनिमम वैल्यू थी वो आपको देखने को मिलेगी। सो दिस इज हाउ मिन मैक्स एल्गोरिथम वर्क्स। तो मिन मैक्स हो गया। अभी आते हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इटरेटर्स पर। इटरेटर्स पे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट्स जो पॉइंटर्स की तरह काम करते हैं। अभी तक हमने सारे प्रोग्राम्स में इटरेटर्स का यूज किया, ऑलमोस्ट सारे में तो यूज किया। टू एलिमेंट्स विद इन एसटीएल कंटेनर्स, एसटीएल के कंटेनर है, वेक्टर हमारा एक एसटीएल का कंटेनर है, उसके अंदर के जो भी एलिमेंट्स है उनको हमें एक्सेस करना था, तो हम इटरेटर्स का यूज कर रहे थे एज पॉइंटर फॉर ट्रेवर्सल ऑफ डेटा। इनेबल साइक्लिंग थ्रू कंटेनर, आप कंटेनर के अंदर यहां से वहां इजीली जा सकते हो, साइक्लिंग इज पॉसिबल। और इससे क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी और एग्जीक्यूशन टाइम बहुत कम हो जाता है प्रोग्राम्स के अंदर, एंड इट बिकम्स वेरी एफिशिएंट। ऑपरेशंस ऑफ इटरेटर्स, सबसे पहला बिगिन है जो हर बार देख रहे हैं हम। बिगिन क्या करता है, फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है इटरेटर को लेके। एंड क्या करता है, इटरेटर को लास्ट पोजीशन पे रिटर्न करता है, लास्ट के अगले वाले पोजीशन पे, ये लास्ट ये अगला वाला। एडवांस, अभी देखिए एडवांस क्या करता है, इटरेटर को कितने तो भी पोजीशन से, आप जितना बोलोगे उतने पोजीशन से वो उसे एडवांस करेगा उस इटरेटर को। तो इट विल एडवांस इट। और नेक्स्ट, नेक्स्ट भी एडवांस वाला ही काम करता है, लेकिन नेक्स्ट एक नया इटरेटर बना के उसको एडवांस करता है। सो एडवांस वुड डू व्हाट, वो अभी जो इटरेटर अवेलेबल है उसको आप जितने स्टेप्स बोलोगे उतना एडवांस करेगा, इट विल सेंड इट फॉरवर्ड। नेक्स्ट भी फॉरवर्ड करता है, लेकिन वो एक नए इटरेटर को करता है। प्रीवियस क्या करता है, वो पीछे भेजता है, ये इंक्रीमेंट करेगा, ये डिक्रीमेंट करेगा, पीछे भेजेगा प्रीवियस।
और इंसर्टर से क्या होता है, आप जो भी इंसर्ट करना चाहते हो इंसर्टर के थ्रू वो एलिमेंट वगैरह इंसर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग द इटरेटर। टाइप्स ऑफ इटरेटर्स देखिए, सबसे पहला है इनपुट इटरेटर। ये यूज किया जाता है एलिमेंट्स को एक्सेस करना है आपको और उन्हें कुछ मॉडिफाई नहीं करना है, तो आप इनपुट इटरेटर्स का यूज करते हो। ये होते हैं रीड ओनली ऑपरेटर्स। देखिए इंक्रीमेंट का, इक्वल का, नॉट इक्वल का, और एक पॉइंटर वाला एस्टेरिस्क। ठीक है, तो इनपुट इटरेटर हो गया। अब देखिए आउटपुट इटरेटर, ये क्या करता है, ये मॉडिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। वो क्या था, वो सिर्फ एक्सेस करने के लिए, नो मॉडिफिकेशन, ये ओनली फॉर मॉडिफिकेशन एंड नो रीडिंग। विदाउट रीडिंग देम इट विल मॉडिफाई देम, इट इज फॉर राइट ओनली। ऑपरेटर्स देखिए, इंक्रीमेंट वाला और इक्वल वाला, यहाँ पे आप देख सकते हो। फॉरवर्ड इटरेटर की अगर हम बात करें, so it allows reading as well as writing to a container in a single forward pass। मतलब आप सिंगल फॉरवर्ड पास कर रहे हो, बैकवर्ड नहीं है इसमें, मतलब पीछे नहीं आ सकते, आप सिर्फ आगे जा रहे हो। इसलिए देखिए डिक्रीमेंट वाला ऑपरेटर यहाँ पे नहीं देखने को मिलता आपको। तो फॉरवर्ड इटरेटर आप जब कर रहे हो तो रीडिंग और राइटिंग यहाँ पे दोनों पॉसिबल होती है व्हेन यू आर यूजिंग अ फॉरवर्ड इटरेटर। और उसके बाद है बाई डायरेक्शनल इटरेटर। ये क्या है, एक बैकवर्ड ट्रैवर्सल भी डाल देता है। मतलब जो फॉरवर्ड इटरेटर हमने देखा, फॉरवर्ड इटरेटर किसके लिए है, आगे आगे जाता है वो, और रीडिंग एंड राइटिंग बोथ आर पॉसिबल। बाई डायरेक्शनल के अंदर भी रीडिंग एंड राइटिंग बोथ आर पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ गोइंग बैकवर्ड। मतलब पीछे भी जाना पॉसिबल है यहाँ पे, और रीडिंग राइटिंग दोनों पॉसिबल है। ये देखिए, ये ऑपरेटर्स एक बाई डायरेक्शनल इटरेटर के होते हैं। अब है एक रैंडम एक्सेस इटरेटर। ये क्या करता है, बाई डायरेक्शनल इटरेटर के सारे फीचर्स यूज करता है। सिंपल समझिए, रैंडम एक्सेस बाई डायरेक्शनल इटरेटर के सारे फीचर्स यूज करता है, बाई डायरेक्शनल फॉरवर्ड इटरेटर के सारे फीचर्स यूज करता है। ये अलाउ करता है डायरेक्ट एक्सेस को एलिमेंट्स को बाय यूजिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन या सब्ट्रैक्शन के हेल्प से आपको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है जो भी कंटेनर के अंदर के एलिमेंट्स है उनसे। ये ऑपरेटर्स देखिए, इतने सारे आप ऑपरेटर्स यहाँ पर यूज कर सकते हो व्हेन इट इज अ रैंडम एक्सेस इटरेटर। प्रोवाइडर्स क्या है इटरेटर्स के, देखिए इनपुट इटरेटर का प्रोवाइडर है आई स्ट्रीम, आउटपुट के लिए ओ स्ट्रीम, और फॉरवर्ड इटरेटर के लिए बहुत सारे एसटीएल कंटेनर्स हेल्प करेंगे आपकी। बाई डायरेक्शनल इटरेटर देखिए, लिस्ट, सेट, मल्टी सेट, मैप, मल्टी मैप, इतने अंदर आप बाई डायरेक्शनल इटरेटर्स का यूज कर सकते हो। बाकी वेक्टर वगैरह में आप रैंडम एक्सेस इटरेटर कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि वेक्टर के अंदर आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट एक्सेस वाला काम था, जैसा सब्ट्रैक्शन और एडिशन के हेल्प से यहाँ जो लिखा है आप एक्सेस कर सकते हो उनको, वो आप नहीं कर सकते अगर आप यूज कर रहे हो अ लिस्ट और अ सेट और अ मल्टी सेट। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिए, द प्रोवाइडर्स ऑफ इटरेटर्स, द टाइप्स ऑफ इटरेटर्स। अभी अगर एडवांटेजेस की बात करें तो देखिए, सबसे पहला है ईज ऑफ प्रोग्रामिंग। इसको यूज करना काफी इजी है। सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर जो होता है ये वाला, इससे अगर आप इटरेटर यूज करते हो तो काफी प्रोग्रामिंग इजी हो जाती है। कोड रियूजेबिलिटी भी पॉसिबल है। आप वेक्टर के लिए एक बार यूज करो इटरेटर को, सेम उसी को लिस्ट के लिए यूज कर सकते हो नीचे, वो भी हम एक प्रोग्राम देखेंगे, तो रियूजेबिलिटी भी यहाँ पे पॉसिबल है। फिर है डायनामिक प्रोसेसिंग, कुछ भी एडिशन करना है आपको, डिलीशन करना है, डायनामिकली सब कुछ आप इसके अंदर कर सकते हो। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो मल्टीटास्किंग इसमें लिमिटेड है, जिसका मतलब है कि इटरेटर्स स्विच नहीं कर सकते मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर्स में साइमल्टेनियसली। एक में काम कर रहे हो तो आप एक ही में कर सकते हो, इधर से उधर डेटा स्ट्रक्चर नहीं कर सकते। दूसरा है स्ट्रक्चरल रेस्ट्रिक्शन, जिसका मतलब है कि आप कंटेनर को मॉडिफाई नहीं कर सकते इटरेशन के टाइम पे, क्योंकि अगर वैसा आपने किया, अगर कंटेनर को कुछ भी मॉडिफाई किया आपने, इटरेशन जब चालू है तब, तो कुछ एरर आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। फिर बैक ट्रैकिंग भी आप इसमें नहीं कर सकते, व्हाट्स डन इज डन, पीछे जाकर चेंज करना, बैक ट्रैकिंग करना इज नॉट पॉसिबल। अभी हम एग्जांपल देखते हैं इटरेटर्स का, तो लेट्स हैव अ लुक एट इट। इसमें ना सब कुछ सेम रहने वाला है, जो भी हम यूज करेंगे सारे इंक्लूड लिख देता हूं मैं, तो इंक्लूड मैं यहाँ पे वेक्टर लगने वाला है हमें, फिर इसमें लगने वाला है लिस्ट, बिकॉज एज आई सेड कोड रियूजेबिलिटी है, तो एक बार वेक्टर के लिए और एक बार लिस्ट के लिए करेंगे, एंड वी आर गोइंग टू यूज आईओस्ट्रीम विच वी ऑलवेज डू। और इसके साथ ही साथ आप यूज करोगे इसमें और एक्स्ट्रा चीज जो नहीं आने वाली है, विच इज इटरेटर। देखिए आप बोलोगे इटरेटर तो अभी तक यूज कर रहे थे लेकिन ये इंक्लूड तो किया ही नहीं था, लेकिन इटरेटर के जो एक्स्ट्रा ऑपरेशंस है ना, एडवांस वाले, नेक्स्ट वाले, प्रीवियस वाले, वो हम यूज नहीं कर रहे थे। वो अगर करना है तो ये आपको इंक्लूड करना पड़ता है, एंड देन यूजिंग
नेम स्पेस std। ओके, इट्स ऑल डन। अभी मेन फंक्शन में क्रिएट करके आगे का सब कुछ बताता हूँ आपको। तो सो द फर्स्ट थिंग इज टू क्रिएट अ वेक्टर। वेक्टर यहाँ मैं क्रिएट करता हूँ, वेक्टर इंट, और जो डेटा है दैट इज 10 20 30 40 एंड 50, लाइक दिस। अभी मैं क्या सी आउट करूंगा, देखिए सी आउट वेक्टर एलिमेंट्स यूजिंग इटरेटर्स। वेक्टर एलिमेंट्स यूजिंग इटरेटर आप दिखा रहे हो। अभी मैं एक फॉर लूप यूज करूंगा यहाँ पे, और आई डू इट ऑन द नेक्स्ट पेज। फॉर लूप यूज करेंगे फॉर। अभी देखिए ऑटो आईटी भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन अभी तक मैं बोल रहा था जब से ऑटो क्यों यूज कर रहे हैं, तो अभी ये इटरेटर का ही प्रोग्राम है ना, तो इसमें हम सारा ही लिख देते हैं। सो हाउ डू यू राइट इट, यू राइट इट दिस वे, वेक्टर इंट इटरेटर आईटी। इस तरीके से आप लिखते हो। तो बेसिकली आईटी के पहले हम जो ऑटो लिख रहे थे ना, वो ये था सब कुछ, इसको वो ऑटोमेटिकली समझ ले रहा था। सो आईटी इज इक्वल टू, कैसा करते हो आप, वेक्टर डॉट बिगिन एंड आईटी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर डॉट एंड। मतलब हम क्या कर रहे हैं, ट्रेवर्स कर रहे हैं बिगिनिंग से लेके एंड तक। एंड कहाँ लेके जाता है, एक स्टेप पहले, और फिर इसके बाद इसको मैं आगे आगे भी बढ़ा रहा हूँ। सो आई राइट आईटी प्लस प्लस, ओके, फॉर लूप के अंदर। एंड व्हाट डू आई हैव टू डू इन द फॉर लूप, बस आगे आगे जाना है इटरेटर के, मतलब आगे की वैल्यू चाहिए हमें। एंडल यूज नहीं करते, एंडल यूज करूंगा तो वो एक के नीचे एक आएगा। सो लेट्स डू दिस इंस्टेड। ठीक है, तो मैंने ये ऑटो की जगह ये यूज किया, it इज इक्वल टू वेक डॉट बिगिन, बिगिनिंग से लेके एंड तक, जब तक एंड नहीं आ जाता आप इसको इंक्रीमेंट करते रहो। और it को एज अ पॉइंटर आपको दिखाना है, बिकॉज डी रेफरेंसिंग इज नीडेड। डी रेफरेंसिंग करते हो तो वैल्यू दिख कर आती है, नहीं तो मेमोरी एड्रेस होता है वो। तो ये आप ऐसा प्रिंट करोगे। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, सी आउट एंडल कर देता हूँ, बिकॉज फॉर द नेक्स्ट लाइन वी नीड एन एक्स्ट्रा लाइन। अभी ना लिस्ट के लिए भी सेम चीज करेंगे हम। तो लिस्ट के लिए कैसा करूंगा, देखिए लिस्ट मैं भी इन डेटा टाइप ही यूज कर रहा हूँ, एंड लेट्स नेम इट एज lst which is equal to 100 200 300 400 500। ठीक है, एक बार वेक्टर बनाई हमने, अब एक बार लिस्ट बना रहे हैं। अभी लिस्ट के भी लिए इटरेटर देखिए, इंट इटरेटर it is equal to st.begin। तो अभी मैंने क्या किया, ये जो मेरा इटरेटर है ना, उसको सेट कर दिया बिगिन के ऊपर। मतलब अभी मेरा इटरेटर बैठा हुआ है स्टार्टिंग पे, लिस्ट के स्टार्टिंग एलिमेंट पे। तो मेरा जो इटरेटर है अभी यहाँ पर सेट कर दिया मैंने। अभी क्या करूंगा, मैं एडवांस यूज करूंगा, एडवांस यूज करके उसको आगे भेजूंगा। तो हम वो सारे फंक्शंस यूज करेंगे अभी। It's not visible। एडवांस, कितना एडवांस करना है उसको देखिए। इटरेटर को, हमारा जो ये आईटी वाला इटरेटर है, उसको मैं एडवांस कर रहा हूँ दो बार, दो स्टेप्स आगे। तो ये दो आगे जाएगा और जाएगा थर्ड पोजीशन पे, यहाँ 1 2 3, तो यहाँ पर वो चला जाएगा। सो व्हाट डू आई हैव टू डू नाउ, आई हैव टू प्रिंट इट सी आउट यूजिंग एडवांस टू मूव। और अब मैं आईटी को प्रिंट कर रहा हूँ, तो आईटी मेरा अभी इटरेटर ही जहां पर है वो शो होगा अभी। तो इटरेटर दो स्टेप्स आगे चला गया और यहाँ पर आ गया। पहले हमने बिगिन पे सेट कर दिया था उसको, it इज इक्वल टू lst डॉट बिगिन, लिस्ट के बिगिनिंग पे। अभी हमने उसको आगे भेजा बाय यूजिंग एडवांस, तो ये दो स्टेप्स आगे गया। और अब इसको मैं एंटर कर रहा हूँ, तो अभी क्या आउटपुट आएगा इसका, यूजिंग एडवांस टू मूव। और अभी उसकी जो पोजीशन है विच इज 300, दैट वुड बी शोन। एंड अभी ना दूसरे जो उसके फंक्शंस है, नेक्स्ट और प्रीवियस वाले, वो भी हम यूज करते हैं। सो लिस्ट इंट, अभी देखिए मैं एक दूसरा इटरेटर बना रहा हूं। जैसा मैंने कहा था कि एडवांस आप किसके लिए यूज करते हो, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। नेक्स्ट और प्रीवियस के लिए आपको सेपरेट नए इटरेटर्स की जरूरत होती है। सो वी आर डूइंग दैट। लेट्स लिस्ट इंट इटरेटर, अभी नया इटरेटर है, उसका मैं नाम रख रहा हूं नेक्स्ट इटरेटर।
एंड द नेक्स्ट थिंग टू डू इज उसको कितना आगे भेजना है, तो उसको आगे भेजना है आपको एक स्टेप से। अभी इसी तरीके से ना प्रीवियस भी यूज करेंगे हम उसको पीछे लाने के लिए। सो लिस्ट इंट इटरेटर, अभी इसके लिए भी सेपरेट इटरेटर बनाऊंगा मैं जिसका नाम रखूंगा प्रीवियस इटरेटर इज इक्वल टू नेक्स्ट लिया था हमने, यहाँ पे प्रीवियस लेंगे। अभी उसको कितना पीछे लेना है, उसको भी एक ही स्टेप पीछे लेना है। ओके, so now all we have to do is write cout. Next element would be next, और इसी तरीके से प्रीवियस एलिमेंट के लिए भी लिख दो प्रीवियस एलिमेंट ओके। तो प्रीवियस इटरेटर एक बार आपका शो होगा और नेक्स्ट इटरेटर एक बार आपका शो होगा। तो अभी देखिए, अभी इटरेटर की पोजीशन क्या है, अभी वो 300 के ऊपर है, 300 के ऊपर है। तो आप उसको क्या कर रहे हो, एक बार नेक्स्ट पे भेज रहे हो। तो नेक्स्ट इटरेटर जो है ना, न्यू इटरेटर, वो यहाँ पर रहेगा जो 400 पे रहेगा, और जो प्रीवियस इटरेटर है वो यहाँ पर रहेगा। तो नेक्स्ट एलिमेंट या फिर जो भी नेक्स्ट इटरेटर हमने लिखा हुआ था वो 400 शो करेगा और प्रीवियस वाला 200 शो करेगा। अभी इसके बाद जो अगला पार्ट है, हम ना अभी वेक्टर के पास वापस आते हैं और एक दूसरा वेक्टर क्रिएट करते हैं, वेक्टर इंट न्यू वेक्टर। नया वेक्टर यहाँ पे हमने क्रिएट किया जिसके अंदर एलिमेंट्स है 60, 70 और 80। अभी हम वेक्टर का यूज करेंगे इस आई एम सॉरी इटरेटर का यूज करेंगे इसके अंदर एलिमेंट्स ऐड करने के लिए। सो इंसर्टर, जो देखिए और एक फंक्शन हमने देखा था इंसर्टर वाला, जो हम एलिमेंट्स ऐड करने के लिए यूज करते हैं। सो वेक्टर डॉट एंड इज इक्वल टू 90। तो ये क्या करता है, एंड में इंसर्ट करता है, क्योंकि हमने वेक्टर और वेक्टर डॉट एंड बोला हुआ है। यहाँ पे एंड आपने बोला तो एंड में इंसर्ट होगा जो भी आप एलिमेंट बोल रहे हो इंसर्ट करने के लिए। एंड एक सी आउट कर दो, सिंपल इंसर्ट हो चुका है। अभी ये 90 वेक्टर के अंदर आ गया। तो जो नया वाला है दैट इज 60, 70, 80, 90 इस तरीके से। सो सी आउट वेक्टर आफ्टर यूजिंग इंसर्टर, ऐसा दिखा दीजिए कि इंसर्टर के बाद यूज करने के बाद आपका वेक्टर क्या हो गया अभी वेक्टर का। सो नीचे ही शो कर देंगे हम यहाँ पे। नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, फॉर लूप यूज करना है यहाँ पे फिर से। फॉर इंट वी बोल रहा हूँ मैं, और कहाँ से वी, वेक्टर से। सो ऑल यू हैव टू डू इज डू अ सी आउट, और क्या सी आउट करना है, वी को ही, और बस एक स्पेस के साथ। ओके तो देखिए इटरेटर हो गया यहाँ पे एक्सप्लेन करना। इटरेटर के ऊपर क्वेश्चन कंपल्सरीली आता है, जैसे कि आप देख सकते हो हर पेपर में दिखेगा आपको। सबसे पहले ये चीज हमने ऐड की, क्यों ऐड की, इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये वाले फंक्शंस जो भी एडवांस, नेक्स्ट, प्रीवियस, इंसर्टर, ये 4 फंक्शंस जो हमने यूज किए वो यूज करने के लिए हमने ये इंक्लूड किया। फिर उसके बाद देखिए एक वेक्टर हमने डिक्लेयर किया जिसमें इतने एलिमेंट्स है, फिर सी आउट किया कि वेक्टर एलिमेंट्स यूजिंग इटरेटर। तो देखिए फॉर लूप के थ्रू हमने क्या किया, सारे एलिमेंट्स को एक्सेस किया इटरेटर का यूज करके, बिगिन से लेके एंड तक, स्टार्ट से एंड तक। और प्रिंट क्या किया हमने, आईटी एक डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर के साथ, डीरेफरेंसिंग की हुई है यहाँ पे ताकि आपको सारे एलिमेंट्स दिखे। तो इसका पहली बात तो आउटपुट आपको देखने को मिल जाएगा जो यहाँ पर है, वेक्टर एलिमेंट्स यूजिंग इटरेटर्स, और ये सारे एलिमेंट्स। फिर उसके बाद अगला पार्ट जो हमने किया, हमने एक लिस्ट ऐड की यहाँ पे। वेक्टर का काम हो गया, अब हम गए लिस्ट की तरफ, टू शो दैट यू कैन रीयूज द कोड, इटरेटर यूज कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो एक इटरेटर है उसको सेट कर दिया बिगिन के ऊपर, तो मेरा जो इटरेटर है वो यहाँ आ गया। फिर उसके बाद मैंने उसको एडवांस किया 2 स्टेप से, तो 2 स्टेप से एडवांस करने के बाद वो यहाँ आ गया। सो माई इटरेटर वाज हियर। फिर मैंने क्या किया, नेक्स्ट पॉइंटर ने नेक्स्ट ऑपरेटर को यूज किया, नेक्स्ट और प्रीवियस, दिस इज नेक्स्ट एंड दिस इज प्रीवियस। तो नेक्स्ट और प्रीवियस आप कब यूज करते हो, जब आप एक नया बना रहे हो इटरेटर। तो यहाँ पे नया इटरेटर मैंने बनाया, उसको एक स्टेप आगे भेजा, तो जो यहाँ था वो यहाँ गया, एंड नाउ नेक्स्ट इटरेटर इज हियर। और फिर मैंने एक प्रीवियस इटरेटर बनाया जिसको मैंने एक स्टेप पीछे लिया, तो इट इज ऑल्सो हियर। तो अभी आपके ये 3 इटरेटर्स आप देख सकते हो, वो अभी प्रेजेंट है लिस्ट के अंदर। फिर उसके बाद हमने क्या किया,
एक नया वेक्टर बनाया, उसके अंदर 3 एलिमेंट स्टोर किए एंड टू शो बाय यूजिंग द इंसर्टर फंक्शन कि आप और एलिमेंट्स भी इटरेटर का यूज करके डाल सकते हो। हमने इंसर्टर यूज किया। फिर वेक्टर कहां पे इंसर्ट करना है आपको, वेक्टर के अंदर, एक्चुअली इट्स नॉट, इट शुडंट बी वेक्टर हियर, इट शुड बी न्यू वेक्टर होगा यहाँ पे, न्यू वेक्टर, और वेक्टर के एंड में आपको उसको इंसर्ट करना है। क्या इंसर्ट करना है, 90 को, तो 90 वहां पे एंड में इंसर्ट हो जाएगा, वेक्टर आफ्टर यूजिंग इंसर्ट। और फिर हमने सारे एलिमेंट्स जो है उसके एक बार प्रिंट कर दिए और रिटर्न 0 कर दिया। तो यहाँ पे हमारा ये खत्म होता है। बस मैं एक डिफरेंस बता देता हूँ इटरेटर्स और पॉइंटर्स में, जो भी एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ये ट्रैवर्स करने के लिए कंटेनर के एलिमेंट्स को यूज करते हैं हम। कंटेनर में वेक्टर के अंदर ट्रैवर्सल के लिए आप यूज करते हो इटरेटर को। वेरिएबल्स जो स्टोर करते हैं मेमोरी एड्रेस दूसरे वेरिएबल का, दूसरा कोई भी वेरिएबल है, आप उसका मेमोरी एड्रेस स्टोर करना चाहते हो तो आप पॉइंटर यूज करोगे। सादा ट्रैवर्सल कर रहे हो अगर एलिमेंट्स में, देन यू यूज एन इटरेटर। ये स्पेशली ना एसटीएल के लिए ही डिजाइन किए गए हैं, वेक्टर, लिस्ट, डीक्यू, ये सब चीजों में काम करने के लिए। ये तो आप हर जगह यूज करते हो। पॉइंटर्स तो हम पॉलीमॉर्फिज्म के चैप्टर से, पहले चैप्टर से देख रहे हैं, तो वो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस और मैनिपुलेशन के लिए हम यूज करते हैं। ये ना इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ऐसे नेविगेशंस अलाउ करता है हमको। इसमें भी नेविगेशन होते हैं, लेकिन सब कुछ चीजें ना मेमोरी एड्रेस के ऊपर होती है, डायरेक्टली मेमोरी एड्रेस पे। यहाँ पे आप इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी कर सकते हो, कंटेनर के एलिमेंट्स पे, बट दिस इज ओनली ऑन मेमोरी एड्रेस। यहाँ पे चेकिंग जो है ना, इट वर्क्स विद इन कंटेनर बाउंड्रीज। कंटेनर की जो भी बाउंड्रीज है, वेक्टर जितना है उतना ही उसके अंदर होता है। यहाँ पे कोई बाउंड्री चेकिंग नहीं होती, इसलिए अनडिफाइंड बिहेवियर भी ये दिखा सकता है, मतलब बाहर चले जाएगा बाउंड्री के, विच विल बी अ प्रॉब्लम। तो ये पॉइंटर में होता है। तो देखिए अगर अभी हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो इसमें कैसा है ना, इटरेटर्स अब्स्ट्रैक्टेड होते हैं और यहाँ पे पॉइंटर्स अनरिस्ट्रिक्टेड होते हैं। तो पॉइंटर्स अनरिस्ट्रिक्टेड होने की वजह से वो कहीं पर भी कोई भी मेमोरी लोकेशन में सूटेबल होते हैं। ये सिर्फ ना कंटेनर ट्रैवर्सल के लिए ही सूटेबल होते हैं, क्योंकि ये अब्स्ट्रैक्टेड है। कंटेनर डिपेंडेंसी अगर आप देखो तो ये सिर्फ स्पेसिफिकली एसटीएल कंटेनर्स और उनके ट्रैवर्सल के लिए ही यूज किए जाते हैं। ये बल्कि आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो, कंटेनर्स वगैरह का कुछ नहीं है, कहीं पर भी आप पॉइंटर्स का यूज कर सकते हो। ये एरर प्रोन की अगर बात करें तो ये कम एरर प्रोन होते हैं, क्योंकि सिर्फ एसटीएल कंटेनर के लॉजिक से रिलेटेड है ना। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए सेगमेंटेशन फॉल्ट हो गया या फिर मेमोरी लीक वगैरह, ऐसी कुछ एरर्स यहाँ पे आपको पॉइंटर्स में देखने मिलेंगी। लेकिन अगर ओवरहेड की बात करें तो उसमें पॉइंटर्स अच्छे हैं, क्योंकि ये मिनिमल ओवरहेड देते हैं। पॉइंटर्स डायरेक्टली मेमोरी के साथ काम करते हैं, इसलिए उसमें ओवरहेड नहीं आता। ओवरहेड का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा आपको कुछ भी काम करना पड़ रहा है। टाइम ओवरहेड मतलब टाइम ज्यादा लग रहा है, मेमोरी ओवरहेड मतलब मेमोरी ज्यादा लग रही है। अभी यहीं पर भी ओवरहेड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको अब्स्ट्रैक्शन का काम लग रहा है ना। यहाँ पे एसटीएल कंटेनर्स में उसको अब्स्ट्रैक्ट करना है, सो ओवरहेड यहाँ पे भी है, यहाँ पे कोई ओवरहेड नहीं है। तो ये कुछ थे डिफरेंसेस। सो आई होप यू अंडरस्टूड एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द सेशंस। यहाँ पे हमारा एंडसेम का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, 3 सब्जेक्ट्स जो हम ले रहे थे। And for those who have subscribed to the channel, thank you very much. And those who haven't, so please do subscribe. आगे के सेमेस्टर के लिए भी हम I'll try to make better content, and notes and everything will also be available. They are still available if you want to use them. And thank you everyone again.